कल क्या बता रहे थे, द्विगु चल रहा था ना, कंप्लीट हो गया था, रह गया था शायद, लिखा था द्विगु में, कुछ नहीं लिखा था ना, तो पहले लिख, थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखो, इस समास का पहला पद संख्यावाची, इस समास का पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद, पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास में संख्याओं का समाहार, समाहार का मतलब होता है ग्रुप, इस समास में संख्याओं का समाहार अर्थात समूह होता है, संख्याओं का समाहार अर्थात समूह होता है। अब वही एक चीज समझ लेनी है, सबसे मेन चीज ये होती है कि किसी समास को जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समास से संबंधित कंफ्यूजन कहां पे जाके होता है, इसको क्लियर कर लेना जरूरी होता है। अब अगर ये आप पढ़ेंगे तो ये और किस किस समास के साथ ऐसा संबंध रखता है जहां पे जाके कंफ्यूजन हो जाए। देखो पहला तो ये रखेगा बहुव्रीहि के साथ, यानी जो इसमें हो सकता है वो बहुव्रीहि में भी हो सकता है, अगर तीसरा अर्थ निकल आया तो, क्योंकि विशेषण विशेष वाली व्यवस्था यहां लागू होती है, तो तीसरा अर्थ निकल आया तो बहुव्रीहि हो जाएगा। हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ जाए कर्मधारय के साथ, ठीक है, और एक और कंफ्यूजन क्रिएट होता है थोड़ा सा, वो होता है किसके साथ, अव्ययी भाव के साथ, ठीक। बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। जो यहां का शब्द होगा वो अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव के साथ कंफ्यूज करेगा। अब एक एक के कंफ्यूजन को गौर से समझ लो, प्रत्येक के कंफ्यूजन को। पहला कंफ्यूजन है किसके साथ, बहुव्रीहि के साथ। बहुव्रीहि के साथ कंफ्यूजन खत्म करने का एक तरीका है कि अगर दिए गए शब्द का तीसरा अर्थ निकल रहा है, तीसरा शब्द बन रहा है, तो वहां पे बहुव्रीहि हो जाएगा। अब एक चीज और है कि पूछने वाला आपसे प्रश्न कैसे पूछ रहा है ये भी निर्धारित करना है। अगर उसने ये कहा कि मोहन अपनी पुस्तिका में चतुर्भुज बना रहा है, ये सेंटेंस लिखा और नीचे प्रश्न दिया कि दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन किए गए शब्द में समास बताओ। अब अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया तो उसने ये निश्चित कर दिया कि भले ही चतुर्भुज की तीसरी मीनिंग होती है लेकिन यहां पे नहीं होगी, क्योंकि यहां चतुर्भुज बना रहा है का मतलब क्या बना रहा है, वो चार भुजाओं का एक चित्र बना रहा है, ये तो मतलब हुआ। और जब केवल चार भुजाएं हैं और चतुर्भुज का मतलब भगवान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसने तय कर दिया कि अब आपको कहां रहना है, द्विगु में रहना है। तो अगर सेंटेंस में शब्द दिया गया तो उसको बहुत गौर से समझ लें और ये समझ लें कि इसका अर्थ कहां तक जा रहा है। अगर बहुव्रीहि तक जा रहा है, अगर ये कह दिया जाता कि मोहन इस समय मंदिर में चतुर्भुज की पूजा कर रहा है, तो फिर वो बना वाले चतुर्भुज की तो पूजा नहीं कर ही रहा होगा, तब तो भगवान वाले चतुर्भुज की पूजा कर रहा होगा। तो वहां पे चतुर्भुज का अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाता कि क्या है,
बहुब्री है, भगवान है मतलब बहुब्री है। लेकिन अगर केवल चतुर्भुज कभी पूछा गया तो असलियत तो यह है कि इसमें कर्मधारय है, इसमें बहुब्री भी है और इसमें दुगु भी है। कर्मधारय क्यों है? क्योंकि विशेषण और विशेष से आ रहा है। दुगु क्यों है? क्योंकि जो विशेषण है वो संख्यावाची हो रहा है। और बहुब्री क्यों है? क्योंकि उसका एक अर्थ और निकल रहा है। अब अगर विकल्प में इन तीन में से कोई एक ही है तब तो आपको वो एग्जैक्ट उत्तर दे ही देना है, क्योंकि तीन में से एक ही दिया गया है। अगर विकल्प में इनमें से दो दे दिए गए या तीनों दे दिए गए तो फिर अब आप क्या उत्तर मानेंगे? तो वरीयता समझ लीजिए। वरीयता जो ली जाती है, वरीयता का मतलब होता है मैक्सिमम आप कहां तक पहुंच रहे हैं, वो पहली वरीयता होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा आप कहां पहुंचेंगे। कर्मधारय तो पहली कंडीशन हुई, पहली स्टेप है, पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है, पहली स्टेप में आपने विशेषण विशेष से छाटा, दूसरी सीढ़ी में आपने क्या छाटा कि ये जो विशेषण है वो संख्यावाची है, फिर तीसरी स्टेप में आपने ये पता लगाया कि इसका एक और अर्थ निकलता है, तो आखिरी स्टेप आप कहां पहुंचे? एक और अर्थ निकलता है, तो वहां के हिसाब से क्या हो जाएगा? बहुब्री। तो अगर तीनों विकल्प दिए गए तो आपकी वरीयता कहां रहनी चाहिए? बहुब्री पे। उसके बाद दूसरी वरीयता किसको देनी है? दुगु को। और फिर उसके बाद किसको वरीयता देनी है? अगर ये भी नहीं है तो फिर कर्मधारय को। पहली वरीयता कौन रहेगा? बहुब्री रहेगा। अब समझिए दूसरी बात, ये कंफ्यूजन किसके साथ है? बहुब्री के साथ। क्लियर हुआ? दूसरा, बहुब्री के साथ इस समस्या को निपटाने के लिए एक और तरीका कल मैंने बताया था कि जहां पर चौराहा, एक एग्जांपल दिया था, ये जो बिंदु है ये चौराहा है, ये चार रास्ते हैं और चार रास्तों का समाहार यानी समूह है। बहुब्री की खासियत यह है कि यहां पे जो भी दिया जाएगा उसमें से अगर आप एक कम कर देंगे तो वो चीज अस्तित्वहीन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो बचेगी नहीं। जैसे त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र का मतलब भगवान शिव, ये हो गया। अब करो द्विनेत्र, एक नेत्र खत्म कर दो, अब कुछ बचा? अब कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो वो कहां रहेगा? बहुब्री में रहेगा। जिसका अस्तित्व बना रहे, कुछ ना कुछ अर्थ आता रहे, वो रहेगा कहां? द्विगु में। जैसे इसमें से एक रास्ता अगर ब्लॉक कर दें, खत्म कर दें, बंद कर दें, तो चौराहा नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ और बनेगा, तिराहा हो जाएगा, तब भी तो एक अर्थ आता रहा। एक रास्ता और खत्म कर दें तब भी कुछ ना कुछ बनता रहेगा। ऐसे ही एक शब्द आता है पंजाब। अब आपको बताना है कि पंजाब में कौन सा समास है, और यहां पे हम आपको तीनों विकल्प ये वाले दे रहे हैं, बहुब्री भी, द्विगु भी और कर्मधारय भी। नियमानुसार इसमें तीनों ही है, नियमानुसार तो तीनों ही है, क्योंकि पंजाब कैसे बना? पंच प्लस आब। आब माने होता है नदी, पंच माने जानते हो आप पांच। ये पहला जो शब्द है ये विशेषण है, दूसरा जो है वो विशेष है। ये विशेषण जो है वो संख्यावाची है और विशेष जो है वो संज्ञा है, ऐसा ही तो है। तो इस हिसाब से कौन सा हो गया? कर्मधारय। जब हमने इसको संख्यावाची मान लिया तो ये अब क्या हो गया? द्विगु समास। लेकिन जब पंजाब की बात करते हैं तो आप एक विशिष्ट प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक खास प्रदेश हो जाता है। अब खास प्रदेश हो जाता है तो अब कौन सा हो गया? बहुब्री हो गया। अब आप ऐसे समझिए कि अगर बहुब्री और द्विगु दोनों ही विकल्प में है तो सही उत्तर क्या मानेंगे फिर? तो आप ये करके देख लो, पंच आब हैं, एक आब कम कर दो, चार आब, नाम रखो चौआब। होता है कुछ? चौआब में कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब शब्द ही खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट ही गायब हो गया, कुछ बचा ही नहीं। नहीं बचा तो इसे किस में रखेंगे? बहुब्री में। ठीक है, पंजाब को काय में रखेंगे? बहुब्री में। अब अगला कंफ्यूजन, कर्मधारय का तो बड़ा आसान सा है, विशेषण विशेष तो हो गई कम से कम, उसमें से अगर संख्यावाची हो तो आपका विकल्प द्विगु है, संख्यावाची नहीं है तो फिर कर्मधारय है। ठीक, अगला देखिए, अव्ययी भाव के साथ कहां कंफ्यूजन होता है? अव्ययी भाव के साथ कंफ्यूजन होता है गिनतियों को लेकर के। ठीक, काय को लेकर के? गिनती। क्योंकि दिमाग में अगर आपने बैठा लिया कि गिनती का मतलब द्विगु समास, गिनती जहां होगी वहां क्या होगा? द्विगु समास। तो अगर आपने ये बैठा लिया तो गिनती कहीं पूछ दी गई तो आप अव्ययी भाव वाली गिनती को भी कहां ले आएंगे?
द्विगु में। द्विगु की खासियत यह है गिनती प्लस समथिंग, गिनती के साथ कुछ जुड़ा होगा, गिनती के साथ एक नाउन होगा। केवल गिनती है तो वो द्विगु नहीं होगा, गिनती के साथ कुछ जुड़ा होना चाहिए, गिनती एक विशेषण के रूप में आनी चाहिए, उसका एक विशेष होना चाहिए, तब द्विगु होगा। अगर केवल ऐसे ही गिनती लिख दी गई, लिख दिया गया 24, तो कौन सा है? हाँ, 4 और 20, यही तो मतलब हुआ 24 का, 4 और 20, और यहां बीच में क्या निकल आया, तो अब ये क्या हो गया, तो अब ये द्वंद्व हो गया। ठीक, अगर लिख दिया गया 29, 30 में से एक कम, उन लगा है उपसर्ग, उन उपसर्ग लगा है, अव्यय है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया, याद ये रखना है 29 के बाद कुछ आया नहीं है ना, केवल 29 आया है, केवल 24 आया है। ऐसी स्थिति में क्या है, तो गिनती देख के कभी इस बात की भड़बड़ी में ना पड़े कि गिनती है मतलब दुगी ही होगा। गिनती है तो अव्ययी भाव भी हो सकता है, द्वंद्व भी हो सकता है, दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। ठीक, दोनों स्थितियां ऐसी बन सकती हैं। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या क्या बचा, 2 आपके बचे हैं। ठीक है, बढ़ जाओगे, 2 स्थितियां बची हैं, एक कर्मधारय और दूसरा बहुब्रीहि। ठीक है, हेडिंग डाल लो अगली, कर्मधारय समास। अब समझिए, कर्मधारय में अगर पद वाली स्थितियों को हम चेक करें, पद वाली स्थितियां मतलब कौन सा पद प्रधान होता है, तो कर्मधारय का निर्माण कहां से हुआ, कर्मधारय और द्विगु दोनों कहां से निकल गया है, तत्पुरुष से। तत्पुरुष में क्या स्थिति होती है, द्वितीय पद प्रधान होता है, तो कर्मधारय में भी कौन सा पद प्रधान होगा, द्वितीय प्रधान होगा। लिख लीजिए, शुरुआत यहीं से करिए। कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें 2 स्थितियां बनती हैं, इसमें 2 स्थितियां बनती हैं, डैश करके लिख लीजिए, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, तथा उपमेय और उपमान। विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय और उपमान, 2 स्थितियां बनती हैं। इस समास के शब्दों का विग्रह करने पर इस समास के शब्दों का विग्रह करने पर है जो, है जो, के समान है जो, है जो, के समान है जो, या रूपी शब्द निकलते हैं, या रूपी शब्द निकलते हैं, रूपी शब्द निकलते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन, मुख्य बात। अब जरा इसे गौर से समझ। पद वाली चीजें तो पहले से ही क्लियर है, केवल 4 जगह पद आपको याद रखने हैं। पहला, पहले तो क्रम याद रखना है, पहला समास अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुब्रीहि। इनका ये क्रम याद रखो। जब ये क्रम याद रहेगा तो दूसरी बात भी अपने आप याद रहेगी।
जिसको हमने पहली बार बताया उसका पहला पद प्रधान है, जिसको दूसरी बार बताया उसका दूसरा पद प्रधान है, जिसको तीसरी बार बताया उसका दोनों ही पद प्रधान है, और जिसको चौथी बार बताया उसका कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि जो वहां नहीं है, जो बाद में निकल के आएगा वो पद प्रधान है। फिर एक बात और आपको याद रखनी है कि तत्पुरुष से ही दो का और का निर्माण हुआ है। तो जो स्थितियां प्रधान के मामले में तत्पुरुष की रहेंगी वही स्थितियां उन दो की रहेंगी। वो दो कौन कौन से हैं? एक तो कर्मधारय है और द्विगु है। तो जैसे तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है वैसे ही कर्मधारय और द्विगु में भी द्वितीय पद प्रधान होगा। तो यहाँ भी द्वितीय पद प्रधान है। वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, वो तो कभी वन लाइनर में पूछ दिया गया तो पूछ दिया गया। जनरली आपके साथ शब्द आते हैं, उन शब्दों में से आपको बताना होता है। तो इसको पहचानने के लिए आपको दो स्थितियों का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, दो स्थितियों को देखना पड़ेगा। वो दो स्थितियां कौन सी हैं? एक स्थिति तो हो सकती है विशेषण और विशेष्य की, और दूसरी स्थिति हो सकती है उपमान और उपमेय की। ये दो स्थितियां। अब ये दो स्थितियां आप देखेंगे तो, लेकिन ये जो चार नए शब्द आ गए, अगर ये शब्द ही हमें नहीं पता है, तो जब शब्द ही नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में हम कैसे देख पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? अब यहां ये दो शब्द आ गए, विशेषण और विशेष्य। मतलब अब आप फिर पहुंच गए शब्द भेद पे, जो व्याकरण का मूल है, आप वहां पहुंच गए। मुख्य जगह तो वही है ना। अब एक प्रश्न उठता है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। अब किसी की क्या विशेषता बताएंगे? विशेषता दो की बताएंगे, या तो संज्ञा की बताएंगे या फिर सर्वनाम की बताएंगे। यहां जब समास की बात आती है तो सर्वनाम तो गायब हो जाते हैं, सर्वनाम होंगे नहीं, तो फिर विशेषता किसकी बताएंगे? संज्ञा की बताएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन जो होती है, जो शब्द भेद में दूसरी कंडीशन होती है, विशेषण एक तरह के और होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण, अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, क्रिया विशेषण वो काय की विशेषता बताते हैं? क्रिया की। लेकिन यहां क्रिया नहीं आएगी, यहां हो सकता है कि एक विशेषण ही दूसरे विशेषण की ही विशेषता बता रहा हो। यह संभव है कि एक विशेषण दूसरे विशेषण की ही विशेषता बता रहा हो, हालांकि वहां उसको परविशेषण कहते हैं, लेकिन यहां इतना दिमाग नहीं लगाना है। यहां केवल दो बातें समझनी है। विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, ऐसा शब्द जो विशेषता बता रहा हो। ठीक है, ऐसा शब्द जो विशेषता बताए वो क्या है? विशेषण। और विशेष कुछ भी हो सकता है। विशेष की स्थिति यह भी हो सकती है वो नाउन हो, संज्ञा हो, उसकी विशेषता बताई जा रही हो तो वो विशेष है। हो सकता है वो ऑलरेडी खुद में भी विशेषण हो, अब उसकी एक बार और विशेषता बताई जा रही है, तो उस स्थिति में वो स्वयं में विशेष हो जाएगा। तो यहां विशेषण भी हो सकता है। अब उस स्थिति में उसको प्रविशेषण कहते हैं, लेकिन यहां नहीं, यहां वो विशेषण ही होगा। यहां विशेष का मतलब वो शब्द है जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए। ये दो कंडीशंस होंगी। जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा वो इसी वाली कंडीशन से होगा। ये वाली निर्धारित उपमेय उपमान वाली केवल कर्मधारय में ही पाई जाती है, इसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। हालांकि इधर भी अभी कंफ्यूजन होगा। अगर छोटे स्तर पर थोड़ा पढ़े हो तो कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा और पढ़े हो तो फिर कंफ्यूजन और क्रिएट होता है। और ये पढ़ाई की सबसे बड़ी खासियत है कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा उलझेंगे, और जितना उस उलझन से सुलझने का प्रयास करेंगे उतना और ज्यादा पढ़ जाएंगे, और फाइनली पढ़ते ही चले जाएंगे, फिर फंस जाएंगे। आदमी पागल हो जाता है इस चक्कर में। इसीलिए मैं कहता हूं कुछ सोशल टच थोड़ा बना रहना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें उलझ गए तो बाद में आगरा भर्ती करवाना पड़ता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो। ठीक, उपमेय उपमान क्या है इसको मैं पहले बता चुका हूं, इसीलिए मैंने पहले ही आपको अलंकार पढ़ाए थे। तो अलंकार में आए थे, कुछ ऐसे अलंकार थे जिनमें इन्हीं का खेल है। उपमा में, रूपक में, उत्प्रेक्षा में, आगे संदेह में भी, इन सारे अलंकारों में उपमेय उपमान ही है, इन्हीं के बारे में बात की गई है। तो उपमेय और उपमान क्या है? उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं? उपमेय कौन है? जिसकी विशेषता बताई जाए या जिसकी तुलना की जाए। और उपमान कौन है? जिससे तुलना की जाए। ठीक है, उपमान तुलना की जाए जिससे। ठीक है, जिससे। और इसमें क्या ध्यान रखेंगे? जिसकी तुलना की जाए।
जनरली पिताजी कह देते हैं कि तुम गधे हो। तो यहाँ पे उपमान कौन है, उपमेय कौन है? नहीं तुम मत कहो, मैं नहीं हूं। यहाँ पे तुम की तुलना गधे से की गई है, तो तुम की तुलना की गई है, तो तुम हो गया क्या? उपमेय, ठीक है, और गधा क्या हो गया? उपमान। बस इतनी बात याद रखो। अब यहां से एग्जाम्पल्स एक दो देख लो। सबसे पहले इधर, और हाँ एक दूसरी बात और मैंने अभी आपको लिखवाई है, वो लिखवाई है कि जब इसे तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? निकलेगा है जो। ये तो निकल रहा है, जब तोड़ेंगे तो निकलेगा है जो। ये है जो है वो इस वाली स्थिति के लिए निकलेगा, इस वाली स्थिति के लिए थोड़ा और बढ़ जाएगा, समान है जो या जैसा है जो, ठीक। या इस वाली स्थिति के लिए एक शब्द और निकल के आएगा, रूपी। रूपी मतलब उसके रूप का, इस तरह से, ठीक। अब एक एग्जांपल देखो, मैं बिल्कुल आसान आसान एग्जांपल से शुरुआत कर रहा हूं, बहुत आसान, ठीक है। महापुरुष, ठीक? अब इसको जैसे ही आप तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो निकल के आएगा महान है जो पुरुष, या महान है पुरुष जो बाद में भी ले जा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। है जो दो शब्द लगेंगे कुल मिलाकर के, महान है जो पुरुष या महान है पुरुष जो, ऐसे दो तरीके से कह सकते हैं। अब इस वाली स्थिति में दो शब्द निकल के आए हैं, एक शब्द निकला है महान और एक शब्द निकला है पुरुष। इसमें ये जो पुरुष शब्द है, इस शब्द की विशेषता दूसरा शब्द बता रहा है कि जो पुरुष है उसकी खासियत क्या है, वो महान है, तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेषण। और इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये क्या हो गया? विशेष। अब अगर उस आधार पे देखें, शब्द भेद के आधार पे, तो पुरुष चूंकि संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता एक विशेषण के द्वारा बताई जा रही है, विशेषण विशेषण का संबंध है, इसका मतलब यहां पे कर्मधारय है। अब कंफ्यूजन कहां क्रिएट होगा, जरा उस चीज को समझ लो। सज्जन शब्द में दिमाग दौड़ा के ही बताना है, ठीक। सज्जन शब्द में कौन सा समास है, उससे पहले ये बताओ कौन सी संधि है, क्योंकि सज्जन में संधि भी हो सकती है, व्यंजन संधि। तोड़े, क्या तोड़ेंगे? सत प्लस, अब समास बताओ। अब भी भाव नहीं हो सकता, सत उपसर्ग होती है, सत उपसर्ग होता है, नहीं होता? होता है भाई। जब सत उपसर्ग होता है तो अभिभाव हो सकता है। हाँ, अच्छा कुछ है तो रट लिए, जो कुछ है वो याद हो गए, कौन कौन सा कुछ है? हाँ, और इनके अलावा मैंने पूरे नहीं लिखवाए हैं, इनके अलावा और भी हो सकते हैं, समझिए, उस बात को समझ लो। कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैं कंफ्यूजन जानबूझ के क्रिएट इसलिए करता हूं ताकि तुम उसका तोड़ जानने के लिए उत्कंठित हो जाओ, तुम्हें एकदम एनर्जी आ जाए कि नहीं ये तो पता ही होना चाहिए। तो ऐसे में जब ईगरनेस उत्पन्न होती है, उत्सुकता उत्पन्न होती है, उसके बाद कोई बात बताई जाती है तो वो स्थायी हो जाती है, फिर वो रुक जाती है। ये एक तरीका होता है, ये एक टीचिंग अप्रोच है, टीचिंग मेथड है, पढ़ाने का एक तरीका होता है कि पहले तो इतना परेशान करो कि आदमी का भगवान ये बता दो, अब खत्म करो, बहुत घुमा दिया तुमने, फिर उसके बाद बताओ, तो उसको लगता है क्या ठीक है, तुम्हें 2 दिन तरसाया जाए एक टॉफी के लिए, 2 दिन के बाद दी जाए तो 4 गुनी ज्यादा मीठी लगेगी, और मांगते ही दे दी जाए, और एक मांगी जाए 7-8 दे दी जाए, तो वो लास्ट वाली तो मीठी लगना ही बंद हो जाएंगी। तो इसलिए बता देता हूं, ये अव्ययी भाव भी हो सकता है अगर आपने इसको क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया, सही से नहीं देखा, दिमाग में अगर ये चल गया उपसर्ग वाला खेल, और दिमाग है चल भी सकता है, क्या पता। वहां जो उपसर्गों का उपयोग होता है, मैंने बताया कि वो उपसर्ग अव्यय होते हैं, मतलब वो उपसर्ग केवल उपसर्ग नहीं होते हैं, उपसर्ग होने के साथ साथ वो अव्यय भी होते हैं। और अव्यय की खासियत क्या होती है?
वो जिसके साथ जुड़ेंगे अब उसको बदलना बंद करवा देंगे, अब उसको बदलने नहीं देंगे। जोड़ो। है? अक्सर मोदी जी कहते हैं देवियों और सज्जनों, तो मतलब बदल रहा है। बदल रहा है तो उपसर्ग तो है किंतु अव्यय, और जब अव्यय नहीं है तो फिर अव्यय नहीं है तो कर्मधारय है। फिर उपसर्ग है बना रहना, तो उपसर्ग हमारी गारंटी थोड़ी है अव्यय भाव होने की। अव्यय भाव होने की गारंटी है अव्यय होना, उपसर्ग होना नहीं, क्योंकि सारे के सारे उपसर्ग अव्यय नहीं होते। लेकिन हाँ ये बात अलग है कि जितने अव्यय होते हैं वो सारे के सारे उपसर्ग तो होते हैं। अब इसको अगर इसके आधार पर तोड़ेंगे ऐसे करके, तो अब बताओ, सत है जो जन, यानी जो व्यक्ति सत है, ऐसा करके आप इसको जोड़ लेंगे। ठीक, एक एग्जांपल ये हो गया। एक और देख लो, ये तो इधर की स्थिति हो गई। एक और शब्द है राजीव लोचन। कौन सा है? अब चूंकि कर्मधारय पढ़ा रहे तो ये कॉमन सेंस है कि इधर कर्मधारय ही लिखेंगे हम। कर्मधारय तो है, इसको आप विग्रह करिए। अगर ये आ जाए आपसे कर्मधारय ना पूछा जाए, ये पूछा जाए कि इसको विग्रह करिए, तो विग्रह कैसे करेंगे? अब इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? राजीव है लोचन जो, राजीव रूपी लोचन, हाँ होगा ऐसे। अब समस्या यहां नहीं आ रही है कि इसको आप तोड़ नहीं पा रहे हो, समस्या यहां आ रही है कि राजीव का मतलब नहीं पता, लोचन का मतलब नहीं पता। अगर लोचन का पता तो राजीव का नहीं पता, राजीव का पता तो लोचन का नहीं पता, और जब आपको मतलब नहीं पता तो गलतियां होंगी। इसी शब्द को मैं और थोड़ा आसान कर दूं। अब देखो, अभी बता दोगे। अब बताओ। हाँ, अब पता लग गया कि मृग के समान नयन, ये पता लग गया। वही बात यहां लिखी है, बिल्कुल सेम है। नयन की जगह पे लोचन कर दिया, क्योंकि वो तो खैर आंख का ही है, दोनों एक ही बात है। लेकिन राजीव अलग होता है, मृग अलग होता है। वो दोनों, राजीव का मतलब होता है कमल, राजीव का मतलब होता है कमल। तो इसका मतलब हो गया। अब हाँ, अब इसको मैं कर दूं कमल नयन, अब कर लोगे, अब आसान है बोले। तो राजीव नयन, राजीव लोचन और कमल नयन एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही सेम अर्थ है, बिल्कुल एक, केवल शब्दों का हेर फेर किया गया है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? अब कमल रूपी नयन ऐसे तो तोड़ेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? राजीव रूपी लोचन। रूपी शब्द आ रहा है, मतलब यहां पे आंखों की तुलना कमल से की गई है, आंखों की तुलना कमल से की गई है। एक और एग्जांपल देखो हो गया, चंद्र के समान है मुख जो, या चंद्र के समान है जो मुख, या चंद्र रूपी मुख। हो गया, कौन सा है? कर्मधारय। एक और देख लो, बस खेल खत्म। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। अब चंद्रमा के समान है मुख जिसका, बताइए। कोई अंतर किया मैंने? बहुत ज्यादा बदल दिया? चंद्रमुख तो अभी आपने निर्धारित किया था ना, बिल्कुल तय हो गया, क्लियर। मैंने मुख ही कर दिया हाँ, कौन सा है ये? नहीं है कर्मधारय, कर्मधारय नहीं है। अब कोई अगर ये बता सकता हो कि क्यों नहीं है, वो बताए, क्या अर्थ है? चंद्रमुखी का क्या अर्थ है? तीसरा अर्थ क्या है भाई? कर्मधारय ही होगा है? क्या होगा?
बहुत गलतियां करोगे। जब चीजें लगती हैं कि बहुत आसान है, तभी जाकर के वो कठिन हो जाती हैं। और बहुत ज्यादा आसान चीज को, कभी परीक्षा में बहुत आसान प्रश्न आ जाए, याद रखिएगा उसके विकल्प कठिन होंगे। आसान शब्द के विकल्प, आसान प्रश्न के विकल्प सदैव कठिन रखे जाते हैं, ताकि आप आसान सा प्रश्न देखें और भीतर से एकदम तूफान उमड़े खुशी का, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा आ गया, मार दो टिक, मार दिया। हमारे एक मित्र थे, वो पेपर दे के आए रेलवे ग्रुप डी का, मुझे मिल गए एक दिन, तो मैंने उनसे पूछा कि और तुम्हारा तो यार पेपर था? बोले हाँ पेपर था। मैंने कहा फिर कैसा हुआ? बोले शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा हुआ था। मैंने कहा शुरू शुरू में अच्छा हुआ था, तो मेरे समझ में ये आया कि पेपर जब ओपन हुआ होगा तो मतलब ठीक ठाक प्रश्न आ रहे होंगे, बाद में कठिन आ गए होंगे, तो फिर नहीं हो पाए होंगे। मैंने कहा शुरू शुरू में अच्छा हुआ क्या मतलब? बोले वहां तो अच्छा हो गया था। बोले फिर घर आया खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? बोले प्रश्न इतने आसान थे कि जैसे ही पहला विकल्प देखा मुझे सही लगा, सही कर दिया। फिर दूसरे में देखा कि पहला दूसरे विकल्प तक पहुंचे, उनमें से एक सही लगा और सही कर दिया। ऐसा करके सब ए बी करके चले आए। घर पे आके देखा कि बहुतों के डी सही थे, हम तो वहां तक पहुंचे ही नहीं। मतलब पहले ही इतने खुश हो गए कि नीचे तक जाना ही नहीं। तो विकल्पों को भी बहुत गौर से देख लें। अब चंद्रमुख दिमाग में चल रहा था, उसने चंद्रमुखी रख दिया और विकल्प उत्तर हो गया आपका बहुब्री। समझिए क्यों हुआ है। जो चीजें छोटी छोटी होती है ना, उनके अपने मायने होते हैं। है जो करके तोड़ो जरा इसे, उसको तोड़ दो, पहले उसको तोड़ दो, थोड़ी आसानी रहेगी, उसको तोड़ दो। चंद्र के समान है जो मुख, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चंद्र के समान है जो मुख, या चंद्र के समान है मुख जो, हो गया। इसको ऐसे ही तोड़ो। चंद्र के समान है मुख जो, मुखी जो, नहीं मुखी जो क्या मतलब? चंद्र के समान है मुख जिसका, नॉट जो, क्या आ रहा है? जिसका आ रहा है। और जिसका अगर नहीं लाएंगे तो फिर बाला बाली लाना पड़ेगा। अगर जिसका नहीं लाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा? बाला बाली। जैसे चंद्र के समान मुख बाली, मतलब समवन स्पेशल, या इसका एक कम से कम एक अर्थ नॉर्मल, अगर आपको बड़े अर्थ नहीं आते, एक नॉर्मल अर्थ तो आता है कि चंद्रमुखी उसी को कहा जाएगा जो बहुत सुंदर होगा। सीधा सा मतलब उसका एक अलग अर्थ निकल रहा है, नहीं चंद्रमुखी में सुंदर। जिसके अर्थ में भी, जिसको भी तोड़ते समय है जो की जगह पे जिसका, जिसकी कूद पड़े या फिर बाला लग जाए, वो तुरंत बहुब्री में सरक जाएगा। आपको उसका अर्थ आता हो ना आता हो कोई मतलब नहीं है। ये मोटी मोटी एक ट्रिक है, एक तरीका है जो 99% केसेस में काम करेगी। 1% की मैं गारंटी इसलिए नहीं लेता, बाद में तो मुकदमा कर दो, क्योंकि 1% गड़बड़ भी हो सकता है, इतनी गारंटी तो डॉक्टर भी नहीं लेता। वो ऑपरेशन करता है कि देखो 99% मामला ठीक है, तुम साइन करो, मर गया तो तुम्हारा, बच गया तो मेरा, तो कर गई काम ट्रिक तो मेरी, नहीं करी तो तुम्हारी। ये मैं बता दे रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा डीप आपको ना जाना पड़े। बात क्लियर हुई? अभी क्लियर तो तब होगी जब हम एग्जांपल्स लेके आएंगे, तो एग्जांपल्स में फिर मजा आएगा, तब समझ में आएगा कि असल मेहनत हमने कितनी की है, कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया। खैर, अब अगला लिख लीजिए, आखिरी, और कुल मिला के आज से समास का द एंड हो जाएगा। हेडिंग डालो बहुब्रीहि समास। सबसे पहले तो बहुब्रीहि की स्पेलिंग सही लिखना। बहुब्रीहि की यही स्पेलिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी गलत किया मतलब गलत हो गया। और बहुब्रीहि की जगह पे बहुव्रीहि होता है, व्रीहि, ठीक? व्रीहि और ब्रीहि में अंतर है। लिखो, जिस समास के दोनों पद कैसे होते हैं? अप्रधान, इसको गौण बोलते हैं, ठीक है? गौण बोलते हैं। जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा कोई अन्य ही तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, तथा
कोई अन्य ही तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास होता है। इसका विग्रह करने पर है जिसका, अब समझ लो अंतर, उधर था है जो, इधर क्या है जिसका, कॉमा है जिसकी। विग्रह बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपने सही विग्रह कर लिया तो सही समास बताना आसान हो जाएगा। विग्रह अगर गलत हो गया तो फिर तो गलत बता ही जाओगे। है जिसका, है जिसकी, है जिसके शब्दों का प्रयोग किया जाता। प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में अंडरलाइंड शब्द का समास बताइए। बताइए। नहीं, मैं विग्रह नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं समास कौन सा होगा। कौन सा? बहुब्रीहि। और कोई इसके अलावा भी कुछ बताना चाहता है? बहुब्रीहि के अलावा भी कोई कुछ बताना चाहता है? हाँ, बहुब्रीहि नहीं होगा। ये बहुब्रीहि नहीं है। ठीक, अब दिमाग खराब। मतलब अभी तक पढ़ाने वाले मास्टर मूर्ख थे कि हमें अकल नहीं आई थी। कहां पे जाके ये गलती हो गई कि आज तक कर्मधारय, वो सॉरी पीताम्बर जो था वो आज तक तो बहुब्रीहि रहा, और आज आते आते इसका रूप बदल गया और पीताम्बर बहुब्रीहि नहीं रहा। या तो फिर ये वाला मास्टर खराब है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। कहां गड़बड़ है? हाँ, मैं पहले ही मैं कुछ बातें कहता हूं कि ये गांठ बांध लो, बांध लिया करो उसे। मैंने कहा आपको अर्थ प्रॉपरली लेना है ऑन स्पॉट, उस जगह पे जहां पे जिस प्रश्न का विशेषतः आपको जवाब देना है वहां पे उस शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि एक शब्द के अर्थ अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकते हैं। और एक शब्द का गलत अर्थ लेने का मतलब है जिंदगी खराब हो जाना। या नहीं चल जाएगा? एक शब्द में क्या होता है? चल जाएगा? नहीं, एक शब्द में जिंदगी खराब हो जाती है। एक राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी का बहुत दिनों तक तपस्या की, पूरी ताकत लगा दी उसने, और फिर जब वो वरदान मांग रहा था तो वो इतना गधा था, संस्कृत में वरदान मांगा, हलंत गलत जगह लग गया। कहना वो ये चाहता था कि मेरे हाथों से विष्णु मारे जाएं। मामला उल्टा हो गया कि विष्णु के हाथों से मैं मारा जाऊं। एक शब्द ने जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी खराब क्या कर दी? खत्म कर दी। वो वाली कहानी ना मानो तो दूसरी वाली मान लो। नारद गए थे भगवान जी के पास कि ब्याह करना है, हरि रूप दे दो। अब भगवान ने पता नहीं जानबूझ के गलत अर्थ लिया या धोखे में ले लिया, तो उन्होंने कहा तथास्तु। उनके दिमाग में चल रहा था हरि मतलब बंदर, नारद बंदर हो गए। तो आप पीताम्बर का गलत अर्थ लेंगे तो उत्तर नहीं गलत होगा, उनकी तो जिंदगी खराब होगी, तुम्हारा तो उत्तर ही गलत हो रहा है। ये याद रखिए, जब भी सेंटेंस में शब्द दिया जाए तो उस आधार पे उस शब्द का अर्थ क्या है। क्या था, मैंने एक सस्ता पीताम्बर खरीदा, तो पीताम्बर का, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, पीत का मतलब पीला, तो मैंने क्या खरीदा? एक पीला कपड़ा खरीदा, पीला अंगोछा मान लो, वट एवर, पीला कपड़ा खरीदा। पीताम्बर का मतलब मैं कन्हैया जी को खरीद कर नहीं लाया। वैसे कि वे पीताम्बर की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे प्रश्न, आराधना करते हैं, ऐसे कोई प्रश्न हो
या पीताम्बर मेरे आराध्य हैं, तो फिर अंगूछा थोड़ी तुम्हारा आराध्य होगा, फिर तो कन्हैया होंगे। तो ये याद रखो कि उस स्पेशल स्पॉट पे उस शब्द का अर्थ क्या है। पीताम्बर का अर्थ यहां पे क्या है, पीला कपड़ा। तो पीला कपड़ा तो नॉर्मल बात है, पीत है जो अंबर, या पीत है अंबर जो है, जो निकल रहा है। लेकिन अगर पीताम्बर मेरे आराध्य हैं, मैंने ये शब्द, ये वाक्य कहा होता, तो इसका मतलब निकलता पीत है अंबर जिसके, नॉट जो नहीं निकलता, फिर क्या निकलता, जिसके। और जैसे ही जिसके निकलता क्या हो जाता, बोबरी हो जाता। बात कुछ पल्ले पड़ी कि लफड़ा कहां हो सकता है। ठीक, बहुत बढ़िया। एक दो एग्जांपल और है, जरा उनको और देख लो, या रहने दो, इतना क्लियर हो गया। जिसके बहुत सारे हैं, मैंने 3-4 बातें 5 बातें आपको बता दी हैं। आरती सुनी थी कल किसी ने, 1-2। हनुमान जी का चालीसा ही सुन लेते, कम से कम 20-30 तो क्लियर हो जाते केवल हनुमान चालीसा सुनने में। नहीं सुनोगे, जबकि कल इसमें से 1-2 को मैंने भागवत में बैठा देखा था, लेकिन वे आई नहीं है यार। सदरपुर की कोई लड़की नहीं आई ना। हाँ, कल मैं गया था भागवत में तो 2-3 बैठी थी। अब मैं आज अगर वो आती मैं उनसे 2-3 प्रश्न, नहीं ये तो आई है, क्या नाम है इसका, नाम बताओ, इसका नाम बताओ। मुस्कान, हाँ। तो कल कल पूरी भागवत में से 2-3 शब्द याद किए, नहीं किए। क्या फायदा तुम्हें 4 घंटे, मैंने तो 30 मिनट ही सुनी थी, 25 मिनट ही। खैर, अब देखो, अब मैं कुछ अभ्यास करवा देता हूं, कुछ प्रश्न है और उनके आपको जवाब देने हैं। देखो मैं लिख लिख के बता दे रहा हूं, बाद में एक प्रॉपर एक्सरसाइज भी है। घृतान्न शब्द में कौन सा समास है, और मैं विकल्प इसलिए नहीं दूंगा कि आप सारे विकल्पों में घूमें और फिर जाकर के उत्तर दें। घृतान्न शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय। अच्छा, जो भी बताएगा मुझे रीजन बताएगा, सीधी बात, बिना रीजन के नहीं मानूंगा, और मान लूंगा आपका ही मान लूंगा, मुझे सही करेक्ट रीजन दे दो, मैं मान लूंगा। चलो बताओ। हाँ, कर्मधारय कौन कौन बता रहा है। हाँ चलो, कारण बताओ। हाँ, तो कर्मधारय कैसे हो गया, कर्मधारय में ऐसा कहां होता है। घृत है अन्न जो, या घृत रूपी अन्न। भाई कर्मधारय तो यही 2 तरीके हो सकते हैं, है जो के रूपी या के समान, यही तो तरीके हैं 2। करके देखो, घृत है जो अन्न, मतलब जो घी अन्न है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर उल जलूल बात हो गई। घृत अन्न कैसे हो सकता है, अन्न घृत कैसे हो सकता है। कर्मधारय नहीं है, हटा दो, 5 बचे। अच्छा, बहुब्री होगा, बहुब्री कैसे होगा। घृत है अन्न जिसका, ये कौन सी बात हुई, उसको भी हटा दो, अब 4 बचे। एक एक करके चल रहे हो, एक एक करके चल रहे हो। अब कहां पहुंचे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। द्वंद्व में पहुंचे ना, तो द्वंद्व में कैसे तोड़ेंगे इसको। घृत और अन्न, हाँ घृत मतलब घी होता है, तो घी और अन्न, तो दोनों को मिला के क्या बनाया आपने। चलो मैं लिख लेता हूं, लिख लेता हूं ने, अभी इस पे थोड़ी सी चर्चा की जा सकती है, मतलब ऐसा हो सकता है, संभव है। ठीक है, अब बचे 3। अगर मैं ये कह दूं, मैंने ये मान लिया ये नहीं है, हटाओ। अब 3 बचे ना, अभी भी अव्ययी भाव बचा, और द्विगु बचा, और हाँ तत्पुरुष बचा। 3 अभी बचे हैं, उन पे भी द्विगु होगा नहीं, क्योंकि गिनती है नहीं, उसको भी निकाल दो। अभी 2 और बचे, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। हाँ, अव्ययी भाव होगा नहीं, क्योंकि उधर अव्यय है नहीं, इसमें 2 के दोनों ही संज्ञाएं हैं, और संज्ञाएं हैं तो अव्यय है नहीं, मतलब वो हो नहीं सकता, उसको भी हटा दो। अभी एक और बच सकता है। अब पीछे वाले सारे लफड़े खत्म करो, अब दुई में फिर सोचो, ठंडे दिमाग से फिर बताओ मुझे। तत्पुरुष, कारण बताओ।
अच्छा, हाउ डू यू नो पहला पद प्रधान नहीं है, कैसे पता? हाँ, दोनों ही संज्ञा तो दोनों ही प्रधान हो सकते हैं। तो दो बराबर ताकतवर लोग हैं, बराबर बराबर वोट मिल गए। लेकिन अब टास्क तो करवाना पड़ेगा, प्रधान तो एक ही बनेगा। कौन बनेगा बताओ? हाँ, कर्ण तत्पुरुष। अरे इतने भीतर कहा जा रहे हो, मुझे केवल इतना बता दो, तत्पुरुष है? क्यों? तोड़ के बताओ। हाँ, पका कैसे दिया तुमने? ये तो मैंने बताया, अपने गैस वैसे ही कम चल रही है, ऊपर से तुम पका भी रही हो। हाँ? ओके, चलो अब मैं थोड़ा सा बता दूं। फिर समझ लो, ये एक जगह नहीं है, बहुत गलतियां होंगी। मैं जानबूझ के खराब खराब वाले लाया हूं एग्जांपल्स, जानबूझ के, जो बहुत खतरनाक है, जो परेशान करेंगे आपको। ये दो जगह पे आके अटक गया, और दोनों ही जगह लग रहा है कि ठीक है। अगर पहले वाले के हिसाब से तोड़ो, द्वंद में तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे घृत और अन्न, ठीक है, घृत और अन्न। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन दोनों का ऐसा कोई मैच है? जैसे रोटी पानी का अपना मैच होता है, दिन रात का अपना मैच होता है, माता पिता का अपना मैच होता है, ऐसा मैच आपको घी और अन्न का मिल रहा है? घी और पानी का होता, घी और तेल का होता, बात चलती। अन्न और दाल का होता, बात चलती। लेकिन घी और अन्न का ऐसा कोई मेल होता है? नहीं होता है। लेकिन अनाज में घी मिलाया जा सकता है, अनाज में घी मिलाया जा सकता है। तो अनाज में मिला हुआ घृत या घृत मिला हुआ अनाज, मतलब बीच में आ रहा है कारक, कारक आ रहा है, मतलब कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। ये पहला हुआ। ऐसे बहुत सारे शब्द है मेरे पास। दूसरा देखो, पहला हो गया, दूसरा देखो। और देखने में कभी कभी ये बड़े आसान लगेंगे। दूसरा शब्द है, और पहले खूब दिमाग लगा लेना, फिर जवाब देना मुझे, ठीक? और मैं अभी विकल्प भी लिख देता हूं। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। खूब दिमाग लगा के, और जो भी उत्तर देगा वो कारण भी देगा मुझे कि ऐसा क्यों। दो उत्तर आ रहे हैं, और किसी का कोई उत्तर? द्वंद आ रहा है किसी का, द्वंद किसी के दिमाग में चल रहा है, द्वंद हो सकता है, चलो हटाओ। तत्पुरुष आ रहा है किसी के दिमाग में कि तत्पुरुष भी हो सकता है, आ रहा है? तत्पुरुष बन रहा है? नहीं। कंफ्यूजन कहां आ रहा है? दो जगह। कहां कहां? दुगु में और बहुब्री में। अब एक चीज तो क्लियर है, इसको तोड़ें तो कैसे तोड़ेंगे? अष्ट अध्यायी, अष्ट प्लस अध्याय प्लस ई, अगर प्रत्यय भी इसका अलग हटा दें, ठीक है, यही का ऐसा बना, ई प्रत्यय लगा है, तो वो भी अगर हटा दें तो अष्ट प्लस अध्याय प्लस ई ऐसे करके बनेगा। संधि कौन सी हुई? संधि हुई दीर्घ, ठीक है, संधि कौन सी है? दीर्घ है, ठीक। अष्ट मतलब होता है 8। अध्याय जो है वो अपने आप में एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है, क्लियर हुआ? समाहार है, दुगु हो गया। लेकिन अष्टाध्यायी जो है वो एक किताब का नाम है। पाणिनि ने किताब लिखी थी अष्टाध्यायी, कौन से विषय की है? नहीं, भाषा नहीं पूछ रहा मैं, विषय पूछ रहा हूं। विषय और भाषा अलग बातें होती हैं। हाँ, किसका व्याकरण? उस टाइम कौन सी अरेबियन या तुर्किश या फिर स्पेनिश बोलते थे पाणिनि? संस्कृति बोलते होंगे जिस समय उन्होंने लिखा था। संस्कृत का व्याकरण है, भाषा कौन सी है? संस्कृति है, संस्कृत में लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी एक विशिष्ट पुस्तक का नाम है, इसलिए नाम हो गया बहुब्री। लेकिन मैं ये बात की गारंटी नहीं लेता कि जब भी अष्टाध्यायी लिख के आएगा आप उत्तर बहुब्री ही दे करके आएंगे। अगर सेंटेंस में दे दिया गया,
तो फिर दुग भी हो सकता है। अगर इसका मतलब अष्टाध्यायी का मतलब पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो बहुब्रीही उत्तर देंगे आप। अष्टाध्यायी तो कोई भी हो सकता, 8 चैप्टर इकट्ठे कर दो, 8 अध्याय इकट्ठे कर दो, वो क्या कहलाया? अष्टाध्यायी। और ऐसे में से एक चैप्टर खींच लो तो सप्ताध्यायी, मतलब तब भी अध्यायी तो बनी रही, तो उस हिसाब से समाहार भी हो सकता है। तो अगर प्रश्न में ऐसा कोई सेंटेंस दे देते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई अलग पुस्तक है, कोई अलग चीज है, तो उसे आप मानेंगे द्विगु में। और अगर यह क्लियर होता है कि यह पाणिनि की पुस्तक का नाम हो रहा है तो फिर उत्तर आप देंगे बहुब्रीही। फिलहाल केवल अष्टाध्यायी लिखा है तो भी उत्तर देंगे बहुब्रीही। याद रखिएगा, केवल अष्टाध्यायी लिखा तो क्या उत्तर देंगे? बहुब्रीही। ठीक, अगला विकल्प देख लो। अरे पहले पूरे विकल्प तो लिख लेने दो, फिर उतनी जल्दी, अभी मैंने कहानी बताई लेकिन फिर उतनी जल्दी करते हो। समय दे रहा हूं ना मैं, एक एक शब्द का विश्लेषण कर रहा हूं। भले मैं 20 प्रश्न ही करवाऊं, लेकिन 20 प्रश्न इतने मजबूत हो जाने चाहिए कि आपको उनका सब कुछ एबीसीडी सारा पता होना चाहिए। और ये वो है जो आपको नहीं, एग्जामिनर को भी हिला देते हो, वो भी सोचता है कि विकल्प क्या रखें, तो या फिर सेंटेंस में डाल के रखें ताकि चीजें क्लियर हो पाए। ऐसे शब्द हैं सब। बताओ। कर्मधारय, और कोई कहीं जा रहा है कर्मधारय के अलावा? अच्छा, बहुब्रीही भी जा रहे हो, और बाकी 2 विकल्पों में कोई नहीं है, तो कौन कौन से हटा दें? तत्पुरुष और द्विगु हटा दें। ओके, अब तय करो। नील है गाय जो, या नील मतलब नीली, नीली है गाय जो, तो किसने देखी है नीली गाय? नहीं, किसी ने देखी हो तो बताओ। होती है, लाल देखी होगी, सफेद देखी होगी, काली देखी होगी, हल्का वो गोल्डन वाला कलर जो होता है वो देखी होगी, लेकिन नीली गाय देखी किसी ने? बेसिकली नीली गाय जैसा कुछ होता है? नहीं होता है भाई। फिर एक विशेष पशु होता है, उसका नाम नील गाय होता है, और उसका वैसे सही नाम क्या? ये तो हमारा देश सज रखा हुआ नाम है नील गाय, उसका सही नाम क्या होता है? नहीं होता है, मैं सही नाम पूछ रहा हूं जो आपको कभी किताबों, तो पर्यावरण की किताब में अगर आ गया कहीं तो नीलगाय नहीं लिखा होगा, नहीं तुम चक्कर में पढ़ो, और वहां पे जो लिख के आएगा ना वो तुम्हें पता नहीं है, फिर सोचोगे कि ये वाला पशु तो गुरुजी ने पढ़ाया नहीं था या बताया नहीं था, और तुम रोज खदेड़े हो उसको। लिख के आएगा वन रोज, याद कर लो। जब कभी पर्यावरण में, विज्ञान में कहीं अगर इसका कोई प्रश्न आता है तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो नीलगाय नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वनरोज। ये होता है। तो नीलगाय का तात्पर्य क्या है? और जब तात्पर्य है तो समास कौन सा होगा? बहुब्रीही होगा। ठीक, कर्मधारय नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक, अगर अगर याद रखिए, अगर बहुब्रीही नहीं है विकल्प में फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर आप दूसरा विकल्प ले सकेंगे। ठीक है, अगला देखो। बड़े आसान आसान से शब्द हैं। चलो लगाओ दिमाग। अच्छा, पहले संधि बता दो। संधि में विद्यार्थी आसान है, समास में कठिन है। शब्द विद्यार्थी है दोनों जगह। क्या होगा? तो अब की तो बोल ही नहीं रहा कोई।
बहुब्रीहि होगा, अच्छा तत्पुरुष होगा। अच्छा किसी के दिमाग में द्विगु चल रहा है, हाँ इतना चलाना भी मत, फिर मैं नाराज हो जाऊंगा क्योंकि फिर ये तो बहुत गंदा चलेगा अगर ये चल रहा है तो। द्विगु मतलब संख्या नहीं है तो द्विगु को तो पहले ही बाहर निकाल दो कि तुम तो भाई हो ही नहीं सकते, हटाओ। द्वंद्व नहीं, दोनों उल्टी चीजें तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। चलो ठीक है, कुल मिला के सही जगह पे हो। हाँ तत्पुरुष। अच्छा जिसके दिमाग में बहुब्री आया, क्यों आया, जरा मुझे कोई कारण बताएगा किसको, हाँ क्या आया? अच्छा दूसरा क्या अर्थ होगा, विद्यार्थी का अर्थ विद्यार्थी होगा, तो इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं, हटा दो इसको भी। कंफ्यूजन बढ़ सकता था, कंफ्यूजन बढ़ सकता था अगर विकल्प में होता तो कंफ्यूजन और बढ़ता। अब बताओ अव्ययी भाव अगर होता विकल्प में तो कंफ्यूजन क्यों बढ़ता? इसको तोड़ो तोड़ो, पहले सही एग्जैक्ट तोड़ लो, उत्तर मिल जाएगा। एग्जैक्ट तोड़ देंगे तो उत्तर मिल जाएगा। अव्ययी भाव की खासियत है एक अव्यय होना। इनमें से कोई अव्यय है? नहीं है, मुझे दिख रहा है। सही से देखो, दो शब्दों में एक अव्यय है। कौन सा? विद्या तो हो नहीं सकता, कम से कम इतना तो कॉमन सेंस यूज करो, विद्या तो हो नहीं सकता, वो तो डायरेक्टली नाउन है, पता है। अगर होगा और मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि है, तो मतलब फिर कौन हो सकता है? एक ही बचा है, वही हो सकता है। कौन हो सकता है? अर्थी। अर्थी के कई अर्थ होते हैं। क्या क्या? एक तो वो वाली होती है जो चार लोग लेके जाते हैं। दूसरी, दूसरी अर्थी अर्थ से संबंधित हो सकती है। आज आज नहीं आएंगे खान, तो दूसरी अर्थी जो है वो उसका संबंध अर्थ से हो सकता है। अर्थ का मतलब रुपया पैसा भी होता है, और एक अर्थ का मतलब भी होता है। और यहां पे जो अर्थी का मतलब है वो मतलब ही है विद्यार्थी, विद्या के लिए अर्थी, या जिसका मतलब, जिसका उद्देश्य विद्या के लिए है, वो विद्यार्थी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो के लिए है वो अव्यय की तरह भी काम कर रहा है, तो कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो सकता है। लेकिन आपको उत्तर फाइनली क्योंकि के लिए कंफ्यूजन मैं बता रहा हूं कहां हो सकता है कि दिमाग चल गया इतना ज्यादा, हालांकि नहीं चल रहा, ये भी ठीक बात है, क्योंकि ज्यादा दिमाग चलना ज्यादा समस्या की जड़ होता है। जितना दिमाग कम चले उतना ही अच्छा होता है। आपने देखा है कि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा हो, उसको कभी इंसोमेनिया की बीमारी हुई हो? इंसोमेनिया जानते हो क्या होता है? लो तो तुमको होगी नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। इंसोमेनिया होता है नींद की कमी होना, ये बीमारी। कौन सी? नींद की कमी होना। उनको आप देखेंगे, उनकी स्थितियां क्या रहेंगी कि वो जैसे ही लेटे और वैसे ही सो गए। और बहुत पैसे वाले, बहुत विद्वान लोग वो 3-3 4-4 पिल्स लेते हैं नींद वाली, और तो भी आंखें खुली रहती हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती। उसको बोलते हैं इंसोमेनिया। तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, नहीं सोचेंगे तो गलती होगी। ठीक, एक और देखो, एक और देखो, जेब कतरा। ठीक है, एग्जाम्पल वो भी देख लो, विकल्प भी देख लो। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, और चौथा एग्जाम्पल है बहुब्रीहि।
बताओ। तो अब उतने कठिन नहीं रहे, अब थोड़े आसान आसान आ गए हैं। कौन सा होगा? देखो द्वंद्व हो नहीं सकता क्योंकि दोनों चीजें ऐसी नहीं है जिनमें और जोड़ा जा सके। दुगु हो नहीं सकता क्योंकि गिनती आई नहीं है। बहुब्री में तीसरा अर्थ इसका कुछ निकलेगा नहीं। जेब कतरा में तत्पुरुष ही हो सकता है, लेकिन अगर 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 ये पूछ दिया जाए कि तत्पुरुष में विभक्ति कौन सी वाली होगी, कारक कौन सा वाला होगा, ये पूछ दिया जाए तो मतलब इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा? हाँ, जेब को काटने वाला नहीं। मैं रोज बताता हूं वही गलतियां करते हो। मैंने कहा है कि जब भी आप विग्रह कर रहे हो, जब भी आप विलोम शब्द बता रहे हो, तो या तो न्यूनतम परिवर्तन मूल शब्द के साथ करें, और अगर नहीं करने से काम चल रहा है तो ना करें। हालांकि खूब पता है कतरना और काटना एक ही बात होती है, लेकिन आप जब विग्रह कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट वैसा ही बताना है, जेब को कतरने वाला, ना कि जेब को काटने वाला। ज्यादा अगर दोनों विकल्प आ गए तो फिर वो सही मानेगा कतरने वाले विकल्प। याद रखिएगा, शब्दों में न्यूनतम परिवर्तन या परिवर्तन ना होना वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो कल भी मैंने ऐसा एग्जांपल बताया था कि सत्य का अपोजिट झूठ भी होता है, लेकिन विकल्प में अगर असत्य है तो असत्य को सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्य से असत्य तक जाने में जरा सा अंतर हो रहा है, केवल आ बढ़ रहा है, लेकिन सत्य से झूठ तक जाने में प्रत्येक वर्ण बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो जहां न्यूनतम परिवर्तन होगा वो सही विकल्प माना जाता है जब वरीयता की बात आती है। ठीक, एक और बहुत अच्छा प्रश्न है, और वो ये है कि द्विगु शब्द में कौन सा समास है? अब बताओ, अभी तक तो द्विगु समास ढूंढ रहे थे, अब द्विगु शब्द में कौन सा समास है ये बताइए। इतना सन्नाटा। अच्छा, नहीं निकल रहा? नहीं निकलता है? हाँ, कोई बता रहा, कोई बता रहा। वेरी गुड, सही अर्थ हो गया। अर्थ यही है, दो गायों का समूह। अब अगर कोई ये कहे कि समास नहीं ढूंढे मिल रहा, कौन सा है? इतना दिमाग काहे लगा रहे? द्विगु शब्द में द्विगु समास ही होता है। इसको जब तोड़ेंगे तो निकलेगा द्विगो, दो गाय। द्विगु का मतलब होता है दो गाय, और द्वि मतलब दो निकल रहा है, गिनती आ रही है। गिनती आने का मतलब क्या हुआ? हाँ, एक और देखो, हाँ आसान है, ठीक हो जाएगा। अब मतलब होशियार हो रहे हो धीरे धीरे। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। क्या? हाँ, विजय या जय कह दो, एक ही बात है। बोबरी है। विकल्प देखो, अब बताओ, अब बताना है आपको। मैंने बहुब्री विकल्प में नहीं रखा, अब बताइए। कर्मधारय का नहीं होगा? कर्मधारय भी तो हो सकता है। है जो आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ठीक है, गुड। तो फिर क्या रहेगा? तत्पुरुष पर कौन सा वाला? गिनती में बताओ, गिनती में द्वितीय तृतीय।
कौन सी? आखिरी है, और आखिरी आठवीं है नहीं, तो मतलब कौन सी हुई? सप्तमी हुई। ठीक, एक दो और है, वो भी देख लो। एक और शब्द है, ये बताओ कौन बताएगा? अंशुमाली। अच्छा, बहुब्री जो भी बताएगा वो मुझे अर्थ बताएगा। हाँ, अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची होता है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। अगर पर्यायवाची मिल जाए बहुब्री ही होता है, ये समझ लो। ये मोटा एक तरीका है कि पर्यायवाची मिल जाए मतलब बहुब्री ही होता है। एक और, सचेत में कौन सा समास? हम्म, विकल्प दे लो, विकल्प ले लो। विकल्प और खराब कर देंगे तुम्हें, बिना विकल्प के ज्यादा ठीक हो। जो भी, जो जवाब देगा उसका कारण बताएगा। जिसको जो भी जवाब देना है वो कारण सही जवाब दे सकता है। अच्छा, इसमें से एक विकल्प हमें सोचना ही नहीं है, उसको निकाल के फेंक देना। बताओ कौन सा? एक हटा दें, जो बिल्कुल वहां मैच ही नहीं कर रहा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। शत्रु हटा दें, कर्मधारे भी हटा दें, बोबरी तो कतई हटा दो, मतलब उसके बारे में तो सोचो ही नहीं। अब पीछे तो कोई जवाब दे रहा था बोबरी है, मैं एक भी नहीं हटाऊंगा। अब जिसको उत्तर देना है अपना अपना उत्तर कारण सहित देते जाओ। है, अब बेई भाव होगा। अब बेई भाव वाले जरा अपना कारण बताएं मुझे। है, उपसर्ग लगा हुआ है सचेत में, है, ठीक है। अर्थ क्या निकलेगा? चेतना से, ठीक है, चेतना सहित, ठीक है, ओके, बढ़िया। अब कोई बोबरी बता रहा था। हम्म, एक बात और याद रखिए, सचेत कुछ निर्मित कर रहा है। ये मैं थोड़ी गूढ़ हिंदी पढ़ा रहा हूं, डीप हिंदी है ये। इस बात को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा और ठीक ठाक लगाना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल माइनर सा अंतर। और समझिए, इस टाइप की हिंदी पढ़ने के लिए बहुत हायर लेवल की क्लासेस लेनी पड़ती, तब जाओगे वहां तक, या पीछे से मामला क्लियर करके आए हो। समझिए, बहुत छोटी सी बात है और बड़ी महत्वपूर्ण है। सचेत शब्द जो है वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है किसी सेंटेंस में, इस चीज को समझिए तब आप बता। वह आजकल बहुत सचेत है। और एग्जाम्पल मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि रूल्स आपको याद नहीं रहते, एग्जाम्पल दिमाग में बने रहते हैं, उससे रूल वापस जनरेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इस सेंटेंस को बहुत गौर से देखिए, वह आजकल बहुत सचेत है। इसमें से मोटा मोटा शब्द भेद का डिवीजन कर लीजिए। यह शब्द क्या है? शब्द भेद के आधार पर सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। लेकिन इस सेंटेंस में इसका यूज कैसे हुआ है? कर्ता के रूप में। ऐसे तो हुआ है, इतना क्लियर है, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि इस सेंटेंस में वह शब्द जो है वो शब्द भेद के आधार पे सर्वनाम है, लेकिन इस सेंटेंस में उस सर्वनाम का उपयोग कैसे हुआ है? कर्ता के रूप में। ठीक है, ये क्रिया विशेषण के रूप में यूज हुआ है कि विशेषता आजकल, ठीक है, क्रिया विशेषण के रूप में यूज हुआ है। बहुत, यह विशेषण है। सचेत, नहीं, मैं शब्द भेद पूछ रहा हूं, कर्ता कर्म नहीं पूछ रहा हूं। शब्द भेद के आधार पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ऐसे क्या है?
ऐसे करके। सचेत क्या है? संज्ञा है। और अगर ये बात समझ में आ गई तो पूरा लफड़ा समझ में आ जाएगा, नहीं तो कभी नहीं समझ पाओगे कि सचेत वहां कैसे पहुंचा, जहां मैंने बता दिया। सचेत क्या है? एक सेंटेंस और लिखूं फिर देखो। वह है सचेत आदमी। क्या ये वाला सेंटेंस व्याकरण के नियमों के अनुसार सही है? मैं आज गुलाब का फूल लाया हूं। नहीं, लाया नहीं हूं, मैं ये बता रहा हूं। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? अब मुझे अपने आप पे गलत फीलिंग आ रही है कि मैं इतने दिन से हिंदी पढ़ा रहा था और जो पढ़ाना चाहिए था वो भी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। लफड़ा तो पूरा इधर है। असली मजा आएगा हिंदी पढ़ते समय जब शब्द भेद पढ़ोगे। थोड़ी देर पहले उसी को कुछ और पढ़ के जाओगे, थोड़ी देर बाद सेंटेंस बदलेगा, फिर लगेगा कि पीछे गलत पढ़ के आए थे। ये बड़ी समस्या होगी। मैंने सेंटेंस बोला भी क्या? हाँ, मैं आज गुलाब का फूल लाया हूं या लेकर आया हूं। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? अगर ये वाक्य शुद्धि में आ गया, क्या करेंगे आप? और वैसे करके आया। कभी कभी वाक्य शुद्धि ऐसे भी आती है, जैसे यही सेंटेंस में लिख दूं, मैं आज एक गुलाब का फूल लेकर आया हूं। ठीक, और उसने क्या किया? 1 2 3 ABCD 4 कॉलम बना दिए और उसने पूछा कि इनमें से कौन सा पार्ट गलत है, मतलब किस पार्ट में गलती है। आज और एक में है, कोई दिक्कत नहीं उससे। कोई मतलब आज अलग होना चाहिए, एक अलग होना चाहिए, वो है, लेकिन वो मैंने कॉलम बना दिया ऐसे कि इनमें से 4 खंड बना दिया। मैंने पूरे सेंटेंस को 4 खंडों में तोड़ दिया और आपसे पूछा कौन से खंड में गलती है। सी में गलती है। तो क्या गलती है? गुलाब फूल होता ही है, ठीक है, उसको फूल कहने की जरूरत नहीं है, गुलाब कह दो काम चल जाएगा। यानी इतनी बात फालतू में लिखी गई है। ये गलती थी इस सेंटेंस में। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, ये बात ध्यान नहीं रखता हूं। ये वाले सेंटेंस में क्या गलती है? जब गरीब हूं तो गधा तो नहीं हो सकता, आदमी ही होऊंगा, तो इस तरह आदमी लिखने की जरूरत। वापस आ जाओ। बत्ती जली, जल गई, इतनी दूर से बांधना पड़ा तब जाके पहुंचे उसी जगह पे। जब सचेत लगा है तो आदमी लगाने की जरूरत नहीं है। अब वापस आ जाओ, सचेत क्या है? अब बताओ, सचेत संज्ञा है कि विशेषण है? वेरी गुड, आदमी घुसा है उसके भीतर, है, फिट है अपने आप। अब सचेत संज्ञा ही है। ये सचेत क्या है? संज्ञा है। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? फिर चलेंगे अभी उधर, पहले इधर क्लियर कर लो। सचेत संज्ञा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। सचेत की विशेषता बता रहा है, उदाहरण हो गया। अब सचेत जो है वो अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्ति हो गया है, व्यक्ति इसके भीतर घुसा हुआ है। और जब एक विशिष्ट और व्यक्ति तीनों बातें इकट्ठी हैं तो फिर कौन सा होगा? विशिष्टता आ गई है। जो कहा था कि इसको हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकता, वही वाला है। जब भी याद रखिए ऐसी स्थिति आ जाए, बहुत सी जगह पे ऐसी जगह पे बोबरी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि कोई नियम फॉलो नहीं कर रहा होगा और फिर भी बोबरी लिखा होगा। तो बोबरी क्यों लिखा होगा? बोबरी लिखे होने के कारण होगा वहां पे वह विशेषण होते हुए भी
ऐसे उपयोग कर दिया गया होगा जैसे कि अब वो संज्ञा हो गया हो। विशेषण को ऐसा बना देना जैसे कि वो संज्ञा हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि समास होता है। ये अलग एक मसला है। अब एक और एग्जाम्पल बता दो मुझे। हाँ, लिखवा दूंगा, परेशान हो, समझना बहुत जरूरी है। एक और बता दो, सजग। अब ठीक क्लियर हो गया। अब इस चक्कर में भी मत पड़ जाना कि उधर एक वो लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है, अव्यय भी लगा हुआ है, बात एकदम क्लियर है। चेत शब्द जो है उसके साथ स लगा हुआ है, स लगते ही उसका स्वरूप परिवर्तित होना बंद हो जाता है। सचेतों सचेते देखे हैं कभी? नहीं होते। तो अव्यय भी अपना काम कर रहा है, अव्यय भाव भी हो सकता है, लेकिन चूंकि पहले बहुब्रीहि हो सकता है तो विकल्प बहुब्रीहि नहीं है तो अव्यय भाव में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन वो तय कौन करेगा? तय करेंगे विकल्प। हालांकि एक बात और याद रखिए, सचेत और सजग जैसे शब्द अगर कभी बहुब्रीहि करवाए जाएंगे तो ये बिना ऐसा सेंटेंस बनाए नहीं आएंगे। सेंटेंस बनेगा, नीचे अंडरलाइन होगा, आदमी गायब हो जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा। और साथ ही ये बात भी याद रखिएगा कि ऐसे शब्दों के साथ जो विशेषण के साथ साथ संज्ञा का भी काम करते हैं, ऐसे शब्दों के साथ आदमी, व्यक्ति, ऐसे शब्द अगर लगा दिए जाएं तो वो शब्द होते हैं निरर्थक। और निरर्थक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए शब्द शुद्धि के नियमों के अनुसार, तो उनको हटा देना चाहिए। जैसे अगर यह कह दिया जाए कि वह कमल का फूल लाया है, तो इधर कमल लाया है पर्याप्त है, फूल कहने की जरूरत नहीं है कि वो ऑलरेडी फूल ही होता है। किसी भी फूल के साथ फिर फूल का यूज करना गलत। सचेत मतलब आदमी तो है ही, फिर उसके साथ एक बार और आदमी का इस्तेमाल करना गलत। तो आदमी अपने आप में है, उसमें अर्थ है, वो कॉमनली, अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अलग से नहीं जोड़ना है। ठीक है, एक और देख लो। चौमासा शब्द में कौन सा समास है? दो जगह कंफ्यूज हो गए मुझे पता है, और ये दोनों ही विकल्प हैं। नहीं, तीन जगह भी हो सकते हो, ये तीनों ही विकल्प हैं। चलो अब बताओ, बहुब्रीहि होगा, द्विगु होगा या कर्मधारय होगा? असल में एक चीज तो क्लियर है, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग यहां हुआ है। विशेषण और विशेष्य का उपयोग हुआ है, विशेषण विशेष का उपयोग हुआ है तो कर्मधारय भी है। विशेषण अगर संख्यावाची हो गया तो द्विगु हुई है, और अगर तीसरा अर्थ निकल आया तो हाँ, विकल्प में अगर ये सारे हैं तो सारे ही हैं, तो क्या उत्तर देंगे? बहुब्रीहि देंगे। बहुब्रीहि क्यों देंगे? क्योंकि चौमासा वैसे तो 4 मासों का समाहार है, लेकिन चौमासा शब्द का विशेष उपयोग हम बरसात के मौसम के लिए कर देते हैं। बाकी सर्दियों वालों के लिए चौमासा नहीं कहते, गर्मियों वालों के लिए भी चौमासा नहीं कहते। हम चौमासा किसके लिए कहते हैं? एक विशेष बरसात वाले मौसम के लिए हम चौमासा कह देते हैं। हालांकि अगर त्रिमासा कहीं लिखा हो तो अब ये कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, कोई से भी 3 महीने हो सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा? दुगु हो जाएगा। अच्छा, इस त्रिमासा में से 3 में से एक हटा भी दो तो द्विमासा हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस आधार पे एक समाहार दिखाएगा, और समाहार दिखाने का मतलब होता है समूह दिखाने का, द्विगु होता है। लेकिन अगर विशिष्ट अर्थ निकल आए तो ओके। चलो, कौन सा? तत्पुरुष। हाँ, बहुब्रीहि कैसे? मंद बुद्धि मतलब मूर्ख, तीसरा अर्थ निकल आया। मंद बुद्धि है जो, ऐसी तो होगा, और कैसे कह सकते हो? मंद बुद्धि है जो क्या करेंगे? कर्मधारय। ठीक है, एक देख लो, यहां पे दो ही चीजें हैं, एक विशेषण, एक विशेष। बस डायरेक्ट ऐसे तोड़ के देख लो, जब वैसे कंफ्यूजन हो रहा तो ऐसे करके देख लो। ये विशेषण है, विशेषता बता रहे, मंद, धीमी, कम। ठीक, और ये एक नाउन है, संज्ञा है, तो क्या हो गया? कर्मधारय। अगला एक और देख लो, फिर अभी एक पूरी एक्सरसाइज है 60 प्रश्नों की।
वो भी करनी है, वो थोड़ी जल्दी करनी है। ये शब्द ऐसे हैं जो कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैंने इनको अलग से लिख के लाया हूं मैं। बहुब्री, अच्छा मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास, बहुत जोर दिमाग चलाते हो। नहीं, गोदान एक नॉर्मल शब्द है, मतलब इतना बहुत विशिष्ट भी नहीं है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात समझ लो, गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक प्रमुख उपन्यास है, गोदान अंडरलाइंड। अब समास बताइए, उत्तर बहुब्री। ठीक, गोदान मुंशी प्रेमचंद उपन्यास ऐसे करके सब कुछ दे दिया गया, तय कर दिया गया कि इस गोदान का मतलब मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास ही है। ये बात अगर तय हो गई तो आपका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा, बहुब्री। लेकिन गोदान केवल एक शब्द के रूप में आया है। अच्छा, गोदान की जगह भूदान भी तो हो सकता है, कन्यादान भी तो हो सकता है, सारे दान लिख लो, कन्यादान, गोदान, भूदान। हाँ, तत्पुरुष, ठीक है, वेरी गुड, तत्पुरुष। लेकिन अब मुझे वो बताओ, कारक बताओ इसका। गाय के लिए दान, आप चारे के लिए पैसा देने गए हैं, चारे के लिए पैसा देने गए हैं किसी मतलब जैसे यहां पे है, क्या बोलते हैं उसको, गौशाला। ठीक है, गौशाला में चारे के लिए पैसा देने गए, तो आप वहां जाके क्या कहेंगे कि आप क्या करके आए, गोदान करके आए। हाँ, जब गाय ही दान कर दो तब हुआ गोदान, गाय के लिए दान नहीं, गाय का दान। कन्यादान, कन्या का दान की कन्या के लिए दान। कन्यादान में फला व्यक्ति आया और वो इतना कूलर फ्रिज लिखा गया, तो क्या हुआ भाई, दहेज तुमने बनाया है, पहले से बना हुआ नहीं है, कन्या का ही दान होता है, कन्या के लिए दान नहीं होता है। ठीक, कन्या का पिता कन्या का ही दान करता है, कन्या ही दे देता है, तो उधर भी क्या रहेगा, कन्या का दान, इधर भी क्या रहेगा, गो का दान। और भूदान में, हाँ, वो भी जमीन ही दान दे दी जाती है। भूदान का मतलब भी हुआ भू का दान, ठीक, ना कि भू के लिए दान। ठीक, ये याद रखिएगा। एक और है ऐसा ही, 3-4 और बच्चे होंगे शायद। हाँ, ये अच्छा है, ये बताओ। इस शब्द में आपको बताना है समास, महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। अच्छा, बोबरी कैसे हो गया भाई, हाँ, तो वो एक घटना है, व्यक्ति नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर लो, वो एक घटना है, व्यक्ति नहीं है। एक बात और समझ लो ना, बहुब्री को लेकर के एक कंफ्यूजन और रहता है तुम्हें, जब कोई घटना हो तो बहुब्री नहीं होता है, ये भी बात याद रखो, नहीं तो ये कंफ्यूजन करोगे। बहुब्री तो नहीं है, बहुब्री के अलावा सोचो, दुगु हो नहीं सकता, गिनती आई नहीं है, ये भी बाहर कर दो। ठीक, और क्या, द्वंद्व, ऐसे दो कोई शब्द आए नहीं है, वो भी बाहर कर दो। तो ले दे के 3 बचे हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, इधर ही सोच लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। कर्म, और किसी के दिमाग में कुछ चल रहा कर्मधारय के अतिरिक्त, या कर्मधारय पे ही बात होगी केवल, हाँ, दुगु, दुगु कैसे कर दोगी, तत्पुरुष, हाँ, हो सकता है, संभव है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात, तत्पुरुष। और कोई तत्पुरुष वाला है, अव्ययी भाव हो सकता है क्या, चलो ठीक, तो इन दो के बीच में रखते हैं लड़ाई, जो भी है। और जबकि तत्पुरुष के लिए केवल कोमल ने कहा है, बाकी किसी ने नहीं कहा, अच्छा 2-3 लोगों ने कहा, ठीक है, ये पीछे वाले किसी के तरफ नहीं है, ये सब नोटा है, ये बोल ही नहीं रहे, बोल रहे हो, तो बोल दिया करो भाई,
नोटा में नहीं रही है। अब बताओ, अपने अपने कारण बता दो। जिन्होंने कर्मधारय कहा है मैं उनका कारण बता दूं, मेरे दिमाग में जो आया, उन्होंने कहा होगा महा और भिनिष्क्रमण। महान है भिनिष्क्रमण जो, उन्होंने ऐसे करके कहा होगा। ऐसे ही कहा, कर्मधारय वाला सोच लो, अगर मेरे से अलग सोचा है तो बता दो। ऐसे ही सोचा होगा, क्योंकि महापुरुष आ चुका है ना पीछे, महापुरुष आ चुका है तो महापुरुष आ गया तो महा इधर भी आ गया, ऐसे करके सोच लिया। ठीक, ओके। तत्पुरुष वाले बताएंगे मुझे। अब रुक जाओ। हाँ हाँ, वाह, ये इनके लिए तालियां होनी चाहिए भाई। बहुत दिमाग लगाया है, बहुत दिमाग लगाया कि घर छोड़ के गए थे। घर छोड़ के गए थे, छोड़ने का मतलब नहीं, ठीक है वो बढ़िया है, लेकिन मैं भी नहीं सोच पाया इतनी बात। रियल बात था, मैं भी नहीं इतनी बात सोच पाया कि घर छोड़ के गए थे। छोड़ने का मतलब, अलग होने का मतलब अपादान होता है। अपादान कहाँ होता है कि तत्पुरुष में होता है, तो इस हिसाब से कौन सा होना चाहिए? तत्पुरुष होना चाहिए। खैर, जो भी सोचा था, है तो ये तत्पुरुष ही, कर्मधारय तो नहीं है तो ये तत्पुरुष ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आपका अपादान नहीं होगा, दूसरा होगा, लेकिन है तत्पुरुष ही। कैसे होगा समझिए, ये यहां से टूटेगा। अब चूंकि अब ये कैसे टूटेगा ये याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। दरअसल ये जो शब्द है ये आपकी हिंदी वाला महा नहीं है, ये महा भी शब्द है। और ये महा भी शब्द जो है वो बेसिकली, वो तुम्हें आती नहीं, पाली से आती, पाली से आया है। और पाली में इस महावि शब्द का अर्थ होता है प्रवज्या के लिए। प्रवज्या होता है इसका अर्थ। प्रवज्या क्या होता है? हाँ, गुड। प्रवज्या होता है कैवल्य। उल्टा लिख दिया मैंने। कैवल्य क्या होता है? बुद्ध को कुछ मिला था। क्या मिला था? और महावीर को भी कुछ मिला था। क्या मिला था? ज्ञान मिला था। क्या ज्ञान मिला था? अच्छा, जिन लोगों को ज्ञान मिला, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कितना आसान काम था। ज्ञान मिला था, मुझे बता देते, तुम्हें बता देते, बात खत्म कर देते। हमें फिर खोजने के लिए छोड़ गए कि तुम अपना खोजो। तो वो जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को बोलते हैं कैवल्य। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रवज्या। तो उन्होंने निष्क्रमण किया था। निष्क्रमण मतलब होता है निकलना, निकल कर चले जाना, निष्क्रमण। और निष्क्रमण काहे के लिए? प्रवज्या के लिए। तो सही निकल के आया, प्रवज्या के लिए निष्क्रमण शब्द बना महा। अगर अब इसको भी याद रखो, महाभिनिष्क्रमण शब्द आई नहीं। बोलने का तरीका सही कर लो, याद बना रहेगा। बोलने का तरीका कैसे सही करना है, अब बोल के देखिए। पहला तरीका है महाभिनिष्क्रमण। आप क्या कर रहे हैं? महा रुक रहे हैं, विनिष्क्रमण ऐसा करके बोल रहे हैं। आप बोलने का तरीका बदलिए, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, भी के बाद थोड़ा रुको, फिर निष्क्रमण बोलो। अगर ये याद रखोगे तो चीज याद रहेगी। नहीं याद रखोगे, क्योंकि शुरुआत से ऐसे ही बोलते चले आ रहे हो, महा हमारा वाला महान वाला है, हमने पहले क्लियर कर लिया कि हिंदी में तो ऐसे ही होता है, तो इसलिए गलती हुई है। तत्पुरुष ही, लेकिन निकल के क्या आ रहा? कौन सा हुआ? अपादान नहीं, लेकिन तुम ठीक हो। ठीक है तरीका। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि दिमाग कहां तक चल सकता है। बढ़िया बात है, इतना दिमाग चलना चाहिए। और शायद गौतम बुद्ध ने भी इतना ही चलाया होगा, तभी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब अपना ध्यान रखना, किसी दिन मिल जाए ज्ञान है। खैर, और देखो एक दो शब्द और हैं। अच्छा शब्द है, पूछा जाता है, कंफ्यूज भी करता है। विश्वंभर, चलिए बताइए। बहुब्री होगा ज्यादातर लोग, और कुछ भी नहीं हो सकता। अर्थ मालूम है भाई, बहुब्री बोल रहे हो तो अर्थ पता होना चाहिए। अच्छा, तत्पुरुष है। और कोई? तत्पुरुष और बहुब्री के अलावा
तत्पुरुष। अच्छा कोई अर्थ बताएगा इसका, अर्थ क्या होता है? अर्थ बता दो, बात खत्म हो जाएगी, बस कुछ है ही नहीं। अर्थ पता मतलब आप समास बता देंगे। हाँ अप्रोक्सीमेट, लेकिन नॉट क्लियर, अभी एकदम एक्यूरेट नहीं है। हाँ पीछे बताएगा कोई? इसका अर्थ है विश्व का भरण करने वाला, और आगे आप बाला, आगे पता हो तो भी बहुब्री, न पता हो तो भी बहुब्री। हालांकि इसका अर्थ होता है विश्व का भरण करने वाला। किसको माना जाता है? शिव को। गलत जगह जा रहे हो, वो तो तहस नहस करते हैं विश्व को। किसको कहते हैं? विष्णु को। ठीक है, किसका पर्यायवाची है? विश्वम्भर पर्यायवाची है भाई। एक बात और एक काम और कर लो, जितने भी भगवान देवी देवता हैं उन सबके पर्यायवाची रट जाओ, बहुब्री समास खत्म। इतना भी अगर सही कर ले तो, ज्यादा करने नहीं, 15-20 देवी देवताओं के भगवानों, हनुमान कर लो, विष्णु के कर लो, ब्रह्मा के कर लो, सरस्वती के कर लो, ये कुछ है 10-15, उनके अगर आपने पर्यायवाची तय कर लिए तो मतलब बहुब्री समास खत्म। उनसे ही बार बार पूछा जाता है। एक और अच्छा शब्द है दूरदर्शन। कौन सा समास? ऐसे दूर से दर्शन कि दूर के दर्शन? दूर से दर्शन, दूर के दर्शन, या दूर के लिए दर्शन? अच्छा जैसे ही मैंने दूरदर्शन कहा आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी, क्या बनी? सही से बताना, क्या बना था? टीवी बनी थी? बना था, एक इमेज बनी थी। वही इसका सही अर्थ है। यह समास है बहुब्रीहि। कौन सा? दूरदर्शन शब्द का इस्तेमाल ही एक विशिष्ट अर्थ में टीवी के लिए किया जाता है, टेलीविजन के लिए किया जाता है। हालांकि ये दूर से भी दर्शन हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में ही होता है, और जब विशिष्ट अर्थ में होगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, बहुब्रीहि होगा। एक और अच्छा शब्द है, नहीं यही सही है। एक और बताओ, दानार्थ। दानार्थ। अच्छा संधि करो, पहले संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करोगे तो निकल के आएगा दान प्लस अर्थ बराबर बन जाएगा दानार्थ। ओके ठीक, अब बताओ। तत्पुरुष। तत्पुरुष क्यों होगा? विग्रह करो जरा। दान के लिए अर्थ, दान का अर्थ है क्या? अर्थ का दान। वन मिनट, अब मैं एक तरीका बता दूं। जो तरीके बता रहा हूं वही मेन चीज है। इस शब्द को उठाओ, इसका एक सेंटेंस बनाओ, उसमें इसको पिरो, एक सेंटेंस में इस शब्द को पिरो, फिर इस शब्द का अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये पुस्तकें दानार्थ लाया हूं, मैं ये पुस्तकें दानार्थ लाया हूं, मतलब मैं ये पुस्तकें दान करने के लिए, दान के लिए लाया हूं, ये तो मतलब हुआ। अब यहां अर्थ के भी दो अर्थ होते हैं ना। अर्थ का मतलब, आप अभी कोई कह रहा था अर्थ का दान, वो अर्थ का मतलब पैसा वैसा भी हो सकता है, आर्थिक अर्थ का मतलब पैसा वैसा भी हो सकता है, लेकिन दानार्थ का मतलब ये नहीं है कि पैसे का दान। दानार्थ का मतलब है दान के लिए। ठीक, जैसे ज्ञानार्थ, सेवार्थ, स्कूलों में लिखा हुआ देखा होगा सबसे पहले, ज्ञानार्थ आइए
सेवार्थ जाइए। एक एक खंबे में ये लिखा होता है ज्ञानार्थ आइए, एक खंबे में लिखा होता है सेवार्थ जाइए। क्या मतलब निकालेंगे आप? अर्थ लेके आइए, ज्ञान ले जाइए, अर्थ देके जाइए, सेवा लेके जाइए, ये अर्थ होता है। तो फिर अगर ये अर्थ नहीं होता तो क्या अर्थ होता है वहां? ज्ञानार्थ आइए, ज्ञान के लिए आइए, सेवार्थ जाइए, सेवा के लिए जाइए, ये उसका अर्थ हुआ। तो फिर दानार्थ का अर्थ दान के लिए, ओके, दान के लिए। अर्थ क्या निकला? दान के लिए। अब बताओ, अब ये अब तो तोड़ भी दिया भाई, अर्थ भी निकल आया, बिल्कुल एग्जैक्ट यही अर्थ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कौन सा? तत्पुरुष, ओके, तत्पुरुष। क्लियर? मैं अभी उल्टे 2 सवाल पूछूंगा, इसलिए मैं ये दे रहा हूं वापस। रसोई घर बहुत आसान है, रसोई के लिए घर, ठीक, रसोई के लिए घर। क्या हुआ? तत्पुरुष। क्या हुआ? तत्पुरुष। फिर दान के लिए क्या? तत्पुरुष की खासियत यह है के लिए आया तो उसके बाद कुछ आया। आया? ये गौर से देखो, गलती करके आओगे, मुझे पता है अगर कोई खतरनाक पेपर पढ़ाने वाला फंस गया ना, सारे गलत करवा देगा हिंदी के। जिनको भी लगता है हिंदी हलवा है, जैसे मुझे पेपर दे दिया जाए, मैं गारंटी लेता हूं 10 से ज्यादा 40 में तो कोई सही नहीं कर पाएगा। और सब सब बड़े आसान आसान से शब्द रख दूंगा, विकल्प इतने कठिन कर दूंगा कि सही हो जाओगे, जानबूझ के गलत करके आओगे, और तुम्हें वही सही लगेगा जो मैं जानबूझ के गलत रखूंगा। बताओ, इधर और उधर दोनों में एक अंतर है बेसिक। रसोई के लिए घर, जब के लिए आया तो उसके बाद कुछ आया। राजकुमार, राजा का बात खत्म नहीं, कुमार, कुमार तक जाएंगे तब पूरा होगा तत्पुरुष, ठीक। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली, बात खत्म नहीं, गाड़ी, तो उसके बाद कुछ ना कुछ आया है। और उसके बाद क्या आया है? कुछ नहीं आया है। जब कुछ नहीं आया है तो ये वर्क कर रहा है किसकी तरह? अव्यय की तरह। जैसे आता है जीवन पर्यंत तो निकलेगा जीवन भर, ठीक, या जीवन भर के लिए, ऐसे ही होगा, जीवन भर के लिए। उसके बाद क्या आया? कुछ नहीं। तो वो किस तरह से वर्क कर रहा है? अव्यय की तरह वर्क कर रहा है। और जब अव्यय की तरह वर्क कर रहा है तो ये क्या होगा? कितने लोगों के दिमाग में भावार्थ को या इसको दानार्थ को देखते ही एक बार भी दिमाग में आया था कि शायद अव्यय भी हो सकता है? किसी का नहीं आया था, और अब भी भाव ही है। दरअसल सही पढ़ाने का जो तरीका होता है, वो बात यह है कि मुझे टाइम कम मिलता है, 40, एक तो 15 मिनट तुम खा जाते हो, लेट आते हो, तो फिर उसके बाद मुझे जाना होता है। रियल बात यह है, चाहे जीएस हो और चाहे हिंदी हो, आज जितनी बहस की है, असल मसला ये, पढ़ाई का मतलब ही यही होता है। मुझे आज इतने दिनों बाद ये फील हो रहा है कि मैंने पढ़ाया है प्रॉपर। असल बात ये है कि, और दोनों लोग बराबर बोले हैं, तो इधर से मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, बहुत जरूरी होता है क्लास में पार्टिसिपेट करना, बहस करना। अब ये बात मान लो, इतने शब्द, भले ही आपने 20 शब्द सीखे आज पूरे दिन में, ये 20 शब्द अगर कभी परीक्षा में आएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं बुढ़े हो जाओगे, ये नहीं भूलोगे, ये निश्चित है। ये होती है रियल पढ़ाई। और बाकी जो तरीका होता है वो, अब इसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए। तुम आते तब वो जो परीक्षा खोपड़ी पे होती है, बाकी आलू खुदवाते हो, गेहूं कटवाते हो, जो भी करना होता है अपना करते रहते हो, लास्ट में आते हो तो इतना डीप या इतना बहस करके पढ़ने में, जिसके लिए चाहिए होता है थोड़ा टाइम।
आज अभी 2 घंटे होने वाले हैं, पता है आपको? मालूम पड़े थे? नहीं, क्योंकि आप इंगेज थे। अगर मैं खड़े खड़े डायलॉग बोलता रहता, मतलब भाषण देता रहता, तो ये 2 घंटे में 3 बार कमर दर्द करती, 5 बार पैर झंझनाते, 6-7 बार खोपड़ी घूमती, बहुत कुछ हो जाता। लेकिन चूंकि आप भी बराबर बोल रहे थे, इंगेज थे, तो जब इंगेज हो तो सीखते भी ज्यादा हो, वो टिकता भी लंबे समय तक है और समय भी आपको नहीं मालूम पड़ता। हाँ, आज लग रहा है कि कुछ पढ़ा है। तो नॉर्मल क्लास की तरह क्लास नहीं है। मैं दरअसल ऐसे ही पढ़ाने का आदी हूं। यहां तो खैर आप बड़े हैं, मेरे पास अब इस साल आएगा, मेरे पास कक्षा 1 विद्यालय में कक्षा 1 मिलेगा मुझे। हाँ, तो प्राइमरी का मास्टर क्या करेगा? प्राइमरी का मास्टर कक्षा 1 से 5 ही तो पढ़ाएगा। तो इस बार मुझे सर्कुलेशन में कक्षा 1 मिलेगा। कक्षा 1 मिलेगा तो कक्षा 1 वालों को क्या सिखाना है वर्ष भर? कोलम। अगर मैं 10 दिन, पता है कि बच्चा 6 साल का होकर प्राइमरी में आता है तो परिपक्व होता है। बाकी प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं करता, वो 3 साल का आ जाता है, मैच्योर ही नहीं होता, तो उसको ओलम सिखाते 1 वर्ष लगता है। मेरे पास आएगा, वो 6 साल का होगा, वो गालियां तो जी भर के देना सीख गया होगा। बहुत सारी बातें सीख के आया होगा वो। उसको ओलम सिखाने तो मुझे खूब खूब 20 दिन लगेगा, ओलम सिखा दूंगा। लेकिन बात यह है कि 20 दिन में ओलम सिखानी नहीं है उसको। यह भी गलत है कि 20 दिन में सिखा दो। मैं 1 साल लूंगा, और जैसे आज तुम्हें ये वाली ओलम सिखा रहा था, ऐसे सिखाऊंगा उसको धीरे धीरे। तो फिर वो मजबूत होगी उसकी ओलम, जो भी वो सीखेगा 1 वर्ष में। केवल क्या सीखेगा? ओलम, गिनती, 2 चीजें, और एबीसीडी, 3 चीजें सीखेगा पूरे वर्ष भर में। पूरे दिन खेलेगा। ये रियल पढ़ाने का तरीका है। लेकिन एजुकेशन का जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उस प्राइवेटाइजेशन ने छीछा लेदर कर दी है। जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं वो टोटली अनट्रेंड है। टोटली अनट्रेंड है। एक आध है पूरे स्कूल में कोई ट्रेंड, बाकी टोटली अनट्रेंड है। अच्छा, जो ट्रेंड भी है वो भी एक ट्रेंड से आया है। वो ट्रेंड ये कि एडमिशन लिया, बीएड बीटीसी किया, स्कूल एको दिन गए नहीं, खुद पढ़े नहीं, और पढ़ाने आ गए। अब वो उधर बना बिगाड़ के सीख रहा है। तो हमारे पिताजी कहते हैं कि सीखे नाई कटे किसान। तो नाई का बेटा बाल काटना सीखता है, वो तो सीख रहा होता है तुम्हें खोपड़ी पे, तब तक कान कट गया तुम्हारा। तो ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों का भी है कि वो क्या करेंगे, वो तो सीख रहे हैं तुम्हारे बच्चों में बना बिगाड़ के। अब वो बना बिगाड़ के सीखा, तुम्हारे को बिगाड़ दिया, पता नहीं बना दिया, उसमें तो दोनों चांसेस है। जो सीखा सिखाया आएगा उसका केवल एक ही रिजल्ट होगा, वो बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सीख के ही आया है, वो बनाएगा। प्रारंभिक स्थिति, लोग मेडिकल कॉलेजेस में इलाज के लिए कम क्यों जाते हैं पता है आपको? क्योंकि उधर तुम तो बीमार हो, और डॉक्टर दूसरे वाले छोटे वाले डॉक्टरों को सिखा रहे कि तू फाड़ के देख। सही फट गया तो ठीक, नहीं तो साइन तो तुमने पहले कर ही दिए कि जिंदा तुम्हारा मरा मेरा। तो लोग मेडिकल कॉलेजेस में इलाज के लिए कम जाते हैं, अस्पतालों में ज्यादा जाते हैं, इसीलिए जाते हैं। उधर सीखना भी है, बनाना बिगाड़ना भी है। हालांकि ऐसा नहीं होता है ज्यादा, डॉक्टर्स के संरक्षण में ऐसा होता है, लेकिन इधर तो ये चल रहा है, मोटे तौर पे चल रहा है। तो कुल मिला के आज की क्लास अन्य क्लासेस की अपेक्षा थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब एक हम क्विक प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी वाली कर लेते हैं, ठीक है? उसमें केवल आपको उत्तर देने हैं। अच्छा, ऐसे प्रश्नों का अगर और अभ्यास करना हो तो अभी मैं, और है, मैं करीब 60-70 शब्द लिख के लाया था, इसलिए कि इनका अभ्यास जो है बड़ा बढ़िया है, इनको आप प्रॉपरली कर सकते हैं। इसमें देखे रहना कहीं समास लिखा हो। ओके।
थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट आ जाएंगे ये। ये करीब 50-60 प्रश्नों की एक श्रृंखला है। इसमें आप बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, आपको बताते हुए चलना है, मतलब जल्दी जल्दी एक अभ्यास हो जाएगा। इसमें उतने खतरनाक प्रश्न नहीं होंगे जैसे अभी थे, और वो भी खतरनाक नहीं थे। मैंने जानबूझ के तुम्हें बार बार उलझाया, फिर उसको दोबारा समझाया, बताया, जानबूझ के मैं ये करता रहा। वो इतने कठिन नहीं थे, तुम्हारे जवाब भी ठीक थे। तो इस बात को लेकर परेशान मत होना कि अभी तक तो हम गधे ही थे, आज जाकर के थोड़े थोड़े बदले हैं। ये भी मतलब नहीं है कि ऐसा ही था। तो जानबूझ के भी कभी कभी ऐसा होता है, आपको उत्तर आता होता है, मैं इतना पहले से ही दूर से बांध दूं कि तुम्हें आता हुआ भुलवा दूं, ऐसा भी होता है। वो मैंने किया था, ये एक ट्रिक होती है बताने की, ये भी एक तरीका होता है। ओके, ठीक है। देखो, अब एक एक देखते जाओ और प्रश्नों का जवाब देते जाओ। कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न है, जब मैं उधर बैठ, लेकिन इधर ही ठीक है, इधर ही सही है। देखो, जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? नॉर्मल कौन सा है? दुगु होगा, ठीक है। अरे दुगु होगा, ठीक है। दूसरा देखो, हाँ कौन सा? ठीक है, आप पर बीती, ठीक, अधिकरण, ओके। अच्छा, प्रश्न ऐसा है कि अगर धोखा में आपका की और के लिए गलत भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कम से कम तत्पुरुष तो है ही। हाँ, कर्मधार है, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ो। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समाज से संबंधित है? कथन तत्पुरुष समाज से संबंधित है, मतलब तत्पुरुष की कोई विशेषता विशेषता बताई गई होगी। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संज्ञावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। देखो, अव्यय इसमें होता नहीं, अव्ययभाव में, संख्यावाची इसमें होता नहीं। तो अब दो बातें ध्यान रखनी है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद। उत्तर पद मतलब बाद वाला, ठीक। तो ये वाला उत्तर आपका ठीक हो गया, ठीक है। अगला देखो, हाँ ठीक है, वेरी गुड। कौन सा है? बहुब्रीहि है, ठीक। अगला, इसमें देखो, सेंटेंस में यूज करके कुशासन का सही अर्थ आपको बता दिया गया है। कुशासन का अर्थ बुरा शासन नहीं है, कुश आसन है, ठीक। अब आपको बताना है तत्पुरुष, हाँ। और अगर ये अर्थ वो वाला होता तो ये बताने लगता विशेषता, तो फिर हो जाता कर्मधार है, ठीक। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस का उपयोग भी होता है। सेंटेंस आपको तय करवा देते हैं कि इसको कैसे करके तोड़ोगे, इसका अर्थ कैसे निकालोगे, ठीक। अगला, वो चैप्टर ही वही है, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। हाँ, ये अच्छा है, सारे ही हैं, सभी हैं, ठीक, गुड। आगे, दिमाग ही नहीं लगाना। हाँ, काय दिमाग लगाना, ठीक है। देश से निकाला। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आपको विग्रह करके पूछ दिया जाए, विग्रह पूछ दिया जाए, ना कि और कुछ ना पूछा जाए, समास ना पूछा जाए, केवल विग्रह पूछ दिया जाए, ये भी संभव है। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है उसका, द्विगु समास ही है। तत्पुरुष के अंदर ही आते हैं। कौन सा? कर्मधारय है, बहुब्रीहि तो नहीं लग रहा किसी को, ठीक है, कर्मधारय ही है। अब
अब बहुब्री हो गया, बाली आ जाएगा इसमें, ठीक, अब बहुब्री हो गया। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? देखो दौड़ धूप जो है वो समाहार द्वंद में आएगा, ठीक है। दौड़ का मतलब तो दौड़ है, धूप का मतलब भागना नहीं होता। त्रिभुवन द्विगु में आएगा, पीतांबर बहुब्री में चला जाएगा। ये आपको नहीं भी आता है तो हो गया, ठीक। देश विदेश, ठीक है। कौन सा है? देश विदेश। हालांकि डैश नहीं लगा है, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट है तो हो गया। अच्छा प्रश्न है, मैंने शुरुआत में बताया था कंफ्यूज करेगा। इसका फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? है, लेकिन इसी में कितने से पहले मुख्यता शब्द और लिखा होता तो उत्तर हो जाता 4, ठीक। द्वंद में, ठीक है। दुगु में, ये तो एक तरह की थ्योरी रिपीट हो रही है आपकी। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? इसका विग्रह बताओ। हाँ, अब लो, बात बदल लो। मैं, आपने कहा अव्ययी भाव है, मैंने मान लिया है। मैंने केवल ये पूछ दिया कि अब आप इसका विग्रह करके और बता दो। अनुप्लस रूप होगा, ऐसे कब से होने लगा अव्ययी भाव में? रूप, अनुरूप का मतलब होता है रूप के अनुसार, ठीक। जैसे यथारूप वैसे ही अनुरूप। यथारूप का भी मतलब क्या हुआ? रूप के अनुसार। यथाक्रम क्रम के अनुसार, वैसे ही अनुरूप अनुक्रम, अनुक्रम क्रम के अनुसार, अनुरूप रूप के अनुसार है अव्ययी भाव। अब वही देखो, मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने का प्रयास किया, हो गए, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हो। देशांतर, बहुब्री, ये कहां से कूद पड़ा? कर्मधार है। कर्मधार है, कैसे करके? अंतर है जो देश, कि देश है जो अंतर, ऐसे तो नहीं हो रहा भाई। द्वंद, देश और अंतर, देश या अंतर, ऐसे कैसे होगा? इधर में से कहीं नहीं है, ये तत्पुरुष है। जानबूझ के चारों विकल्प में से असली विकल्प नहीं रखा गया, ठीक है। तत्पुरुष है, इधर है ही नहीं वो। अगला बढ़ो। अरे तो क्या हुआ? ऐसे भी तो होता है, जानबूझ के प्रश्न गलत भी तो आते हैं परीक्षा में, इसीलिए मैंने इसको सही नहीं किया। देशों में अंतर, ठीक, में आखिरी वाला सप्तमी, अभी बताया था। अब तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्या रहेगा? बहुब्री रहेगा। हाँ, अब दिमाग में ये आ रहा है, मैं बता दूं दिमाग में क्या आ रहा है, कि देखो पंचामृत है, दुगु तो होना चाहिए, लेकिन अगर इसका कोई तीसरा अर्थ निकला तो? नहीं निकल रहा, ठीक, दुगु ही है। अच्छा वो है भी तो नहीं, वो है भी नहीं, बोबरी है भी नहीं। अच्छा प्रश्न, त्रिवेणी है,
नॉर्मली त्रिवेणी का मतलब इलाहाबाद वाले संगम से है नॉर्मली, ठीक है, तो बहुब्रीही रहेगा। अच्छा, ये विकल्प मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे अपनी बड़ाई करवानी थी। देव जो महान है, कौन सा समाज, तो जो है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, जो और है आ रहा है, जो और है आ रहा है, मैं क्या आएगा, कर्मधारय आ जाएगा। टाइम हो गया, हाँ हो गया। बता दो, एक दो और बता दो, बस खत्म करें। हाँ, कैसे? योग का दान, योग के लिए दान, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब इकट्ठा करना होता है। अच्छा, एक योग और होता है, कौन सा वाला? हाँ, कपालवाटी वाला, वो भी योग होता है, लेकिन वो इधर है नहीं। योगदान का मतलब क्या है? योगदान शब्द का आप इस्तेमाल कहां करते हैं? योगदान का इस्तेमाल करते हैं मदद, एड करने के लिए, तो वही तो हुआ, तो एड वाला ही है। हाँ, बोबरी कैसे? बोबरी तो कहीं से कहीं तक नहीं है, देखो है तत्पुरुष ही, कारक क्लियर कर लो। नहीं, योग का दान कैसे? योग में दान मतलब जो योग है उसी में और दान कर दिया जाए, तो योग में दान होगा, अधिकरण में जाएगा, सप्तमी विभक्ति में, ठीक। अगला, अच्छा, ये ऐसे प्रश्न अच्छे आते हैं, बढ़िया प्रश्न है कि पहले उन्होंने यहां पे तो दे दिया, नाम दे दिया समास को, नीचे चार विकल्प दे दिए, वो भी अलग अलग। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा है? बहुब्रीही है, चक्रपाणी, हाथ में जिसके चक्र है, अर्थात अर्थात कौन? विष्णु। दूसरा है चतुर्युग, चार युगों का समाहार मतलब द्विगु। फिर है नीलोत्पल, जो कौन सा कर्मधारय दिया गया है। हाँ, तो अब मतलब दिमाग भी नहीं लगाना, क्यों लगाना, क्योंकि आगे वाला तो साफ साफ दिख रहा द्वंद है। नीला है जो उत्पल, ठीक, ऐसे। एक और बचा, हाँ, चतुरानन है, बहुब्रीही समास है। अच्छा, आनंद वाले याद रखो, गजानन, ठीक है, फिर चतुरानन, पंचानन, ये सब भगवानों के नाम है। हालांकि दशानन में राक्षस आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आदमी तो कोई ना कोई तो आ ही जाता है, ठीक। इसके और भी सवाल है, मैं इनको भिजवा दूंगा, ये आपको एक पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, इसमें से देख लीजिएगा अपना, ठीक है। और अगर इसमें से कोई कठिन लगे, आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है, वो बताना, वो भाई आपका करवा दिया जाएगा, ठीक है। और आज 2 घंटे क्लास मैंने ले ली है, तो कल जो है 2 घंटे क्लास आपकी